स्वागत है आप सभी का सुपर एग्जाम अड्डा में। मैं राजीव संपूर्ण विश्व भूगोल 2 से 3 वीडियो में आपको उपलब्ध करवाने आ रहा हूँ। 11 तारीख को आरो यारो और 17-18 उत्तर प्रदेश पुलिस। आरो यारो में 15 से 20 और यूपी पुलिस में 3 से 4 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। समय को बिल्कुल खराब नहीं करना है और समझाने के नाम पे बहुत ज्यादा समय भी नहीं खाना है। स्पीड के साथ 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू कर रहा हूं। पूर्वावलोकन का द एंड। ठीक, पहले प्रश्न पर पहला प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए है महाद्वीपीय विस्थापन से, ऑप्शन बी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ऑप्शन सी है हिमालय की उत्पत्ति से, या ऑप्शन डी है ज्वालामुखियों के विस्फोट से। आपका ऑप्शन सही होगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। और बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। कहाँ के निवासी थे? बेल्जियम के निवासी थे। बिग बैंग सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या किसने प्रस्तुत की? तो रॉबर्ट वैगनर ने जॉर्ज लेमेत्रे के बिग बैंग सिद्धांत पे विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की थी। ठीक, या किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से यह संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला, आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, वैद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो आकाशगंगा मिल्की वे किसके रूप में की गई है? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। आकाश गंगा पे बहुत ज्यादा एक विवाद होता है कि आकाश गंगा है क्या चीज। आकाश गंगा, क्योंकि जब आप छोटी किताबों में पढ़ के आते हैं, शुरुआत जब आप पढ़ के आते हैं तो आकाश गंगा का एक ही कंटेंट सब जगह लिखा रहता है। आकाश गंगा बराबर क्या लिखा रहेगा? सॉरी, आकाश गंगा बराबर मिल्की वे। मिल्की वे, ये आप लगातार देखते होंगे कि आकाश गंगा और मिल्की वे एक ही चीज है। तो ऐसा लेकिन नहीं है। आकाश गंगा की एक भुजा क्या है? मिल्की वे है। आकाश गंगा की एक भुजा मिल्की वे है जो शरद ऋतु के पहले दिखाई पड़ती है। क्या करती है? दिखाई पड़ती। शरद ऋतु के पहले दिखाई पड़ती है। सर्पिलाकार आकाश गंगा का स्वरूप थी। अब बहुत ज्यादा बच्चों में दिक्कत आती है कि सर सर्पिलाकार क्या चीज है? क्या सर्पिलाकार क्या है? जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं कि जैसे मेरे प्यारे भैया, ये हमारा सूर्य है, सौर मंडल। हमारा क्या है? सौर मंडल। ठीक, अब सौर मंडल में कितने सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अब सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और एक क्या है? सूर्य है, एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है और यह क्या है? सूर्य। ठीक, 8 ग्रह हैं। सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है बेटा? बुध है। दूसरा कौन सा है? शुक्र है। तीसरा कौन सा है? पृथ्वी है। चौथा कौन सा है? मंगल है। अब ये 4 ग्रह हो गए। 4 ग्रह के बाद जो है 5वां कौन है? बृहस्पति है। छठा कौन है? शनि है। 7वां कौन सा है? अरुण है। 8वां कौन सा है? वरुण है। ये ग्रह है। तो सर सौर मंडल को, जो हमारा सौर मंडल है जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। हमारे सौर मंडल का नाम बेटा क्या है? मंदाकिनी है। इसका आकार हम सर्पिलाकार क्यों बोलते हैं? सर्पिलाकार क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रहों की स्थिति तो हमको ऐसे दिखाई पड़ती है। अगर हम सूर्य को बेटा केंद्र मान के आगे बढ़ेंगे, सूर्य को केंद्र मान के आगे बढ़ेंगे, जो सूर्य की केंद्र बिंदु लाइनिंग होगी जो हमारी होगी, उससे जब आप देखेंगे तो कुछ ग्रह ऊपर होंगे, कुछ ग्रह नीचे होंगे, कुछ ग्रह बीच में होंगे, कुछ ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे, कुछ बीच में होंगे। ये इसका आकार कैसे बनेगा? सर्पिलाकार। हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा हो गया बेटा? सर्पिलाकार हो गया। ठीक, अगला आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला हमारा है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है?
जैसे हम आपसे कहेंगे कि बिग बैंग थ्योरी में बेटा किसका जन्म हुआ? आकाश गंगा का। आकाश गंगाओं का जन्म हुआ। कितनी आकाश गंगा है? तुम कहोगे सर असंख्य आकाश गंगा है। कितनी आकाश गंगा है? असंख्य आकाश गंगा है। और आकाश गंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। आकाश गंगा के केंद्र को बल्ज कहते हैं। अब इसी में एक आकाश गंगा हमारी, जिसका क्या नाम है? मंदाकिनी। ये जो अपनी आकाश गंगा है, ये पूरा जो जिसे हम सौर मंडल कहते हैं, ये पूरा का पूरा वर्ग है किसके चारों तरफ घूमता है? ये घूम रहा होता है बल्ज के चारों तरफ। किसके चारों तरफ? बल्ज के चारों तरफ। इसे ही हम क्या कहते हैं? हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने, केंद्र कौन है? केंद्र है बल्ज। बल्ज की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? यहाँ पे सूर्य का मतलब बेटा क्या है? सूर्य का मतलब हमारी पूरी आकाश गंगा की टीम को कितना समय लगता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 करोड़ वर्ष। कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। 25 करोड़ वर्ष लगता है। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है? तारे का रंग सूचक होता है। तारे का रंग सूचक होता है। अब अगर आप सबको पता होगा कि तारे में सबसे पहले कौन सा रंग आता है? तारे में सबसे पहला रंग आता है नीला। सबसे पहला रंग क्या होता है? नीला। नीला के बाद तारा किस में जाएगा? नीले से तारा सफेद में जाएगा। सफेद, नीले से तारा किस में जाएगा? सफेद में जाएगा। सफेद में, और सफेद के बाद तारा किस में जाएगा? साथ तारा हो जाएगा नारंगी। नारंगी हो जाएगा। और नारंगी होने के बाद जो तारे की चौथी अवस्था है वह क्या है? तारा लाल हो जाता है। अब आप सबको पता है कि बेटा तारे का जो भोजन होता है वह हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तारे हाइड्रोजन के कण को हीलियम में परिवर्तित करके जलते नाभ की संलयन करते हैं, और जिससे हमको तुमको क्या देंगे? जलते रहते हैं, प्रकाश देते हैं। जैसे सूर्य क्या है? तारा है, जल रहा है, प्रकाश दे रहा है। तारे टिमटिमाते नहीं, आगे चलिए आगे बात करेंगे। क्या देगा? हाइड्रोजन। क्या है बाबू? इनका भोजन है। अब तारे का रंग क्या बताएगा? सूर्य से दूरी, क्या मतलब? इसका भी समझा रहा हूं। उसकी पृथ्वी से दूरी कोई मतलब नहीं है। उसकी ज्योति का, उसके ताप का। तो तारे का रंग बाबू क्या बताएगा? उसका ताप बताएगा। जब तारे में नीला रंग है तो मतलब तारे के पास ईंधन की कोई कमी नहीं है। तारा के पास बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत हाई होगा। तुम सिलेंडर लेके आते हो, बड़का घर में लगाते हो ना, तो क्या होता है? तो जब सिलेंडर नया नया लाके लगाते हो तो गैसिया नीली जलती है, और जब अंतिमिया में खत्म होने लगता है तो गैसिया लाल जलती है ना। गैस लाल तुम्हारी तो लाल जलती, तुम कहते हो गैस खत्म, ईंधन क्या होने वाला? कम हो गया है। तो जब तारे का ये अवस्था है, सबसे पहली अवस्था प्राथमिक होती है, अंतिम अवस्था लाल होती है। यह तारे का ताप और उसकी आयु का गणना करता है। तारे का जीवन अभी कितने समय तक है। लाल तारा क्या होगा? टूट के निकल जाएगा। जिस तारे में ईंधन की कमी होती है तारा टूट के गिरने लगता है। अब जैसे तुम गर्मी में छत पे लेटे हो, तारा टूट के निकला, तुम विष मांगते हो, बाबू साहब तारवा खुदे खाने के बिना मर रहा है। ये तुम्हारी विष कहां से पूरी कर देगा? इसकी या तो खुद हाइड्रोजन खत्म हो गया है, टूट के नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो अब लाल रंग टूट रहा है तो क्या बताएगा? उसकी उम्र और उसका रंग बताएगा, उसका ताप और उसका रंग। तो अभी ताप क्या ज्यादा है? तारे का रंग। तारे का प्राथमिक रंग नीला, अंतिम रंग लाल हो जाएगा। केल्विन में टेम्परेचर मापेंगे, केल्विन में। ठीक, गलती नहीं करना है। चलो, किस वह सीमा जिसके बाद तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह कहलाती है? वह सीमा जिसके बाद तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते, भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक चंद्रशेखर, और उन्होंने तारों पे अध्ययन किया और तारों के मृत्यु की अवस्था पे अध्ययन किया। तो सीमा का ही नाम क्या पड़ गया? चंद्रशेखर सीमा, जिसके बाद तारे मृत्यु की तरफ आगे को बढ़ चलते हैं। ठीक, क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा। ठीक, ब्लैक होल की जानकारी किसने दी थी? तो भैया तारों के बारे में ही पूरा अध्ययन एस चंद्रशेखर ने किया था, और इन्होंने ही जानकारी दी थी ब्लैक होल की। बहुत डीप नहीं चलना है, तारे मरते हैं, और तारों में जब गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बहुत अनंत तक हो जाती है, कुछ तारे लाल दानों, श्वेत दानों और क्या हो जाते हैं? ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस चंद्रशेखर। अगला क्या है? ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण, सूर्य इतना ज्यादा उसमें गुरुत्वाकर्षण है भैया
कि वह सूर्य के प्रकाश को भी पार नहीं होने देता, सब कुछ समा जाएगा उसमें, सूर्य के विकिरण रेडिएशन को भी बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है बहुत छोटा आकार, बहुत उच्च घनत्व, बहुत बड़ा आकार, बहुत अल्प घनत्व। तो उसका घनत्व क्या होता है भैया, बहुत ज्यादा होता है। उच्च घनत्व के कारण क्या होता है, उसको कोई पार नहीं कर पाता, ठीक ब्लैक होल को। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सुपरनोवा है एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा, एक मृत तारा। तो बेटा सुपरनोवा एक मृत तारा है। सुपरनोवा भी क्या है, एक मृत तारा है। सुपरनोवा एक क्या हो जाएगा, मृत तारा हो जाएगा। अगला, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, ठीक। हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है। तारों के एक समुचित समूह को, एक संतुलित व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। अंतरिक्ष में AI द्वारा, ठीक, 88 तारामंडल। कितने तारामंडल हैं, 88 तारामंडल हो जाएंगे। अगला, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है, नक्षत्र कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, तारा, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, नक्षत्रों की संख्या, नक्षत्रों की संख्या है 27। नक्षत्रों की संख्या कितनी है बेटा, 27 नक्षत्र हैं, और एक व्यवस्थित क्रम में तारामंडल को नक्षत्र कहेंगे। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी, तारे का नाम क्या है। एडविन हब्बल ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने एक क्या किया, एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी, तारे का नाम क्या है, विर्गो है, सप्तर विजिन्स है, बीटलयूस है, या बिग डीपर है। तो बेटा उसका नाम क्या है, बीटलग्यूस उस तारे का नाम है। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने जिसका क्या किया था, ऊपरी सतह की फोटो भेजी थी। ये बहुत पुराना प्रश्न है और उस समय का प्रश्न 1995 का है। अगला, निम्न कथनों पे ध्यान दीजिए, निम्न कथनों पे ध्यान दीजिए, ठीक। क्या है कथन, आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं है, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक है। अब आप बताओ इसमें से कौन सा सही है, ठीक। आकाश स्याह काला है, सही है और बिल्कुल सही है। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को है, बिल्कुल नहीं। तारे टिमटिमाते नहीं है, मैंने पहले भी कहा, ये भी सही है और ये भी सही है। अब तीसरी बात आएगी, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के तल या तल के ताप, पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक है। अगर मेरे प्यारे भैया तुमने क्या पढ़ा है, वायुमंडल पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि वायुमंडल में ऊपर जाने पे, प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पे क्या होगा, तापमान क्या होगा, कम होता जाएगा। अब अगर आपको मैं बता दूं कि भैया ये हमारा वायुमंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो यहाँ पे जो है, जो सामान्य तापमान हमको आपको यहाँ पे मिल रहा है, जब हम आप इसके ऊपर उठना शुरू करेंगे, तापमान क्या होगा, घटना शुरू करेगा। इसमें सिर्फ आप इसको छोड़ दीजिए, किसको, ओजोन परत को। तो ओजोन परत का तापमान प्लस पॉजिटिव होगा और तापमान मध्य मंडल तक माइनस में होगा। तो सबसे ठंडा मंडल कौन सा होता है, मध्य मंडल सबसे ठंडा होगा। लेकिन ये तीनों मंडल तापमान घटने के कारण सम मंडल कहे जाते हैं, सम मंडल। और वायुयान किस मंडल में उड़ता है, समताप मंडल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तापमान कम होता थी, गलत हो जाएगा, तापमान घटता है तो सही होता। 2 सही है आपका, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला 1 और 2 सही। कौन सा उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 सही। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है समय की, चमकीलापन की, दूरी की, इनमें से कोई नहीं। अब आपको बता दें प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है, दूरी की इकाई है। नापा क्या जाता है प्रकाश वर्ष से, जैसे जब हम आप जमीन पे होते हैं बेटा, तो हम आप क्या करते हैं, दूरी नापते हैं, किस में नापते हैं, किलोमीटर में नापेंगे। हमने मीटर रखा, नाप लिया। लेकिन अगर हम आपसे कह दें कि अंतरिक्ष में आपको दूरी नापना है, अंतरिक्ष में हमको आपको सबको दूरी नापना है, तो कैसे नापोगे, आप एक ग्रह पे खड़े हुए बुध पे, अब आप शुक्र पे कैसे जाएंगे, क्या फेंकेंगे, बहुत दूरी है, करोड़ों में दूरी है। फिर आप मंगल में जाएं, कहां पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपका सूर्य होगा, और सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसी के अनुसार उसकी दूरी मापी जाती है। तो इससे हम क्या मापते हैं, अंतरिक्ष की दूरी मापने, आकाश की या अंतरिक्ष की दूरी मापने की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष।
यह सबसे छोटी है। अंतरिक्ष की दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। और सबसे बड़ी इकाई बेटा क्या है? पारसिक है। क्या है? पारसिक है। अंतरिक्ष की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसिक हो जाएगी। अगला प्रश्न, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है अब कास्मिक किलोमीटर, स्टीलर मील, गैल्टेन इकाई या प्रकाश वर्ष। तो बेटा तारों के मध्य से तुमको सिर्फ भटकाया गया है तीनों नाम देके, एक तारा से दूसरा तारा, एक ग्रह से दूसरा ग्रह की दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। अंतरिक्ष की दूरी प्रकाश वर्ष या इससे बड़ी दूरी या बड़ी इकाई पारसिक होती है। ये दोनों आप अंतरिक्ष में दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। ये तुमसे कह दिया कि अमावस्या है। ये तुमसे क्या कह दिया बाबू साहब? कि अमावस्या है। ठीक, अमावस्या है। उसे यहां शुरू करो, उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पे था। उसे कहा जाना था? अपने गांव जाना था जो वहां से क्या है? 5 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था। उसके लिए दिशा ज्ञात करने कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? तो पहली चीज तो तुम समझो बाबू साहब कि इसने कह दिया कि रात अमावस्या की है, तो तारे तारे हैं। पहला चीज तो समझ लो, गांव जाना है, वह पूर्व में, वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे, अब इसके पास एक दिशा यहाँ पे है, एक दिशा ये है, एक दिशा ये है, एक दिशा ये है। आप ऊपर को गए तो उत्तर, आप नीचे को गए तो दक्षिण, आप इधर गए तो पूर्व और इधर गए तो पश्चिम, इधर गए तो पश्चिम। अब आपके ऊपर क्या है? आकाश है। आपके ऊपर क्या है? आकाश है। ठीक, अब आपको पता है कि ध्रुव तारा उत्तर की ओर होता है। ये आपको यही पूछ रहा है आपसे। जब बाबू साहब ध्रुव तारा उत्तर को होगा, ध्रुव तारा कहाँ होगा? ध्रुव तारा हमको उत्तर में दिखेगा, ऊपर उत्तर में तारा दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा? ऊपर उत्तर में दिखेगा। और जब हम चलेंगे उत्तर में, जाना कहाँ है हमको? पूरब की ओर। हमारा मुख इधर है, पूरब की ओर, तो हम जाएंगे तो ध्रुव तारा को अपने कहाँ रखोगे? देखो, बाएं ओर रखोगे, दाहिने ओर रखोगे? कहाँ रखो? पहला देखो, ध्रुव तारे की दिशा में चले, ध्रुव तारे की दिशा में चलेगा तो उत्तर चला जाएगा। ध्रुव तारे के विपरीत दिशा में जाए तो दक्षिण चला जाएगा। ध्रुव तारे को अपनी बाईं दिशा में रखे, ध्रुव तारे को अपनी दाहिनी दिशा में रखे। अगर वो व्यक्ति ध्रुव तारे को अपनी दाहिनी दिशा में रखेगा तो पश्चिम को जाएगा। ध्रुव तारा ऊपर पीछे है उत्तर में, तो कहाँ जाएगा? पश्चिम में जाएगा। लेकिन जब वो आदमी इधर को मुंह करके जाएगा तो तारा कहाँ होगा? उसके बाएं होगा। कहाँ होगा? बाएं। तो यहाँ पे आप किसका टिक कर दोगे? सी वाले का क्या कर देंगे? टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? अगला चलो, अगला प्रश्न है कि जिस तारामंडल के तारे, एक सेकंड रुक जाओ भाई, सेव के बाद दिक्कत आया थोड़ा सा। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की वो संकेत करते हैं, वह है जिस तारामंडल के तारे आप हमेशा देखे होंगे, एक तारा समूह आप ऐसे देखे होंगे। ठीक, अब ये संकेत कहाँ करेगा? ध्रुव तारा की ओर। तो इसे क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यही क्या कहलाता है? सप्तऋषि का समूह है। तारा सप्तऋषि क्या है? एक तारामंडल है और एक व्यवस्थित तारों का समूह है जो किसकी ओर इशारा कर रहा है? ध्रुव तारा की ओर ये इशारा करेगा। क्या करेगा? ध्रुव तारा की ओर इशारा करेगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक समय का प्राकृतिक इकाई नहीं है? उष्णकटिबंधीय वर्ष, या तो प्राकृतिक इकाई है, एक साल में उष्णकटिबंधीय, फिर अगले साल। ठीक, चंद्रमास प्राकृतिक इकाई है। मानक समय या दिवस, 24 घंटे में पृथ्वी एक घूर्णन करेगी, दिन होगा, रात होगी, प्राकृतिक इकाई है। लेकिन समय प्राकृतिक इकाई नहीं है। मानक समय हमने क्या किया है? स्वयं को मानक समय हमने स्वयं बनाया है। मानक समय हमारा इकाई। अगला प्रश्न देखिए क्या है भैया, जल्दी देखिए अगला प्रश्न आप लोग।
ठीक, क्या है अगला प्रश्न देखिए। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, आप उस वैज्ञानिक का नाम बताओ जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चंद्रमा घूमते हैं, लेकिन किसने कहा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है? कोपरनिकस ने। किसने कहा बेटा? कोपरनिकस ने कहा कि सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अन्य ग्रह भी घूमते हैं। ठीक, अगला, किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ने यह किया कि सभी ग्रह उसके चारों तरफ घूमते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सौर मंडल में ग्रहों की संख्या क्या है? बेटा प्रश्न 2092 का है, और प्रश्न 2092 के होने के कारण इसमें क्या दिया गया है? यम को भी दिया गया है, जो अब क्षुद्र ग्रह या अर्ध ग्रह में उसको रखा जाता है। बाकी अब ग्रहों की संख्या कितनी है? अब 8 ग्रह है, और ये 92 का प्रश्न है। ठीक, इसलिए 2006 में यम को बाहर कर दिया गया था, प्लूटो को 2006 में उसको बाहर कर दिया गया। कितने ग्रह हैं? 8। क्यों बाहर कर दिया गया? क्योंकि ग्रह को पहला रूल है कि वह अपने रास्ते पे ही चलेगा, लेकिन यम क्या किया? अपने रास्ते से भटक के वरुण के रास्ते में आ चुका था, जिसके कारण उसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अगला प्रश्न है सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है? मैं बार बार तुमको ये वर्ड बोलता रहता हूं कि जब भी तुम ग्रह, वायुमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ना तो हिंदी और अंग्रेजी को दोनों को पढ़ना। ये गलती विश्व भूगोल में बच्चों से बहुत बड़े पैमाने पे होती है। तो अब वहां पे मंगल और दूसरा नाम क्या दे दिया है? यूरेनस दे दिया है। तो अभी यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि सर ये पूछा क्या है। अरुण का नाम क्या है? यूरेनस है, और वरुण का नाम क्या है? नेपच्यून है। तो ये कह रहा है कि सूर्य से दूरी के क्रम में मंगल, अब देखो यार कुछ करना नहीं है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ग्रह है। वरुण को क्या कहते हो तुम? यूरेनस कहोगे, यूरेनस। अब यूरेनस से कहा के मंगल, अब मंगल यूरेनस के बीच में बृहस्पति और शनि है, तो बृहस्पति और शनि को टिक कर दो। देखो IAS प्री 2008 का प्रश्न सिर्फ भटकाया कि हिंदी मीडियम बच्चों का गेम खत्म। एक को हिंदी में कर दिया, एक को इंग्लिश में, एक को क्या, जो दोनों का लोग फंस जाए बदल। ठीक, अगला चलो आ जाओ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रहों में उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यार सूर्य से दूरी में बढ़ता क्रम क्या है? इनको क्या किया है? अंग्रेजी में कर दिया है, प्लूटो है, ये है यम। ये सबसे दूर है, सबसे दूर ये है। अब देखो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ नहीं, एक गलत कर लो। फिर बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, तो सबसे निकट कौन है? पृथ्वी है, क्योंकि कारण देखो बता दिया था, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4। तो इनमें यही 4 में पृथ्वी है, तो 2 कहाँ है? 2 सिर्फ आगे वाले में है, उठा के सही कर दो, कुछ मत करो। अब अगर देखना है 3 कहाँ? दूसरे नंबर पे ये है, पहले नंबर पे ये है, फिर यूरेनस हो जाएगा, अरुण आपका, फिर 1 हो जाएगा प्लूटो आपका, यम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य 2 ग्रह है बेटा, एक बुध है, दूसरा शुक्र है। तो यहाँ पे देख लो तुम, बुध और शुक्र किसमें है? यह सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है, और यह सबसे गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह का कारण यहाँ पे चमक ज्यादा होती है, और यहाँ ये सबसे गर्म ग्रह है, इसे प्रेशर कुकर ग्रह कहते हैं। गर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा शुक्र पे पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे बड़ी ग्रीन हाउस की गैस है, जिसके कारण शुक्र सबसे गर्म है। ये तापांतर क्यों है? क्योंकि ये बेटा क्या है? इसके पास वायुमंडल नहीं है, और जब वायुमंडल नहीं है शुक्र के पास, तो इस पे जितना प्रकाश दिन में पड़ता है, रात की टाइम उतना प्रकाश निकल जाता है। तो एक बार प्रकाश का ज्यादा, एक बार प्रकाश का कम होना, ताप में अंतर क्या कहलाता है? तापांतर कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिए गए सूची को सम्मिलित कीजिए, सूचियों का प्रयोग करिए। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बेटा बुध हो जाएगा। अब एक का
सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध हो जाएगा। अच्छा ओ एक लोग और यहाँ पे आ गए बेटा, कौन? प्लूटो आ गए हैं। तो प्लूटो एक प्रश्न 98 का है, हाँ वही तो 98 का प्रश्न है और प्लूटो आ चुके हैं। तो सबसे छोटे ग्रह कौन थे? प्लूटो को कर दो। किसको कर दो? प्लूटो को। अब देखो एक का 4 में करके कहीं सेटअप बैठ रहा है। एक का 4 बेटा यहाँ भी है, एक का 4 बेटा यहाँ भी है, मतलब एक का 4 दो ऑप्शन में है, और जब दो ऑप्शन में है तो ये दो ऑप्शन तुम गलत काट दो, इसमें दोनों देखा जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो यहाँ पे बी को 1 दिया है, यहाँ पे बी को 3 दिया है। अपने आप तुम क्या किए? ए डी वाले को सही कर दिए। सौरमंडल में सूर्य के बाद दूसरे स्थान पे ग्रह कौन सा है? सूर्य के बाद दूसरे स्थान पे ग्रह बेटा शुक्र है, तो इसको मिलाकर तुम शुक्र पे कर दो। सूर्य से निकटतम ग्रह बेटा बुध है, इसको मिलाकर तुम बुध पे कर दो। ऑप्शन क्या हो गया? डी वाला तुम्हारा सही हो गया। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए, तो नीचे देखो सही घटते क्रम में कैसे? बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा भैया? बृहस्पति हो जाएगा। समझो बात को, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये एक कक्षा है बेटा यहां तक, ठीक। फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से दूरी, यहां पे तुम सूर्य बना दो, तो सबसे आगे दूसरे से दूरी का क्रम। आकार, आकार में सबसे बड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। आकार का क्रम ये क्या है? इन दोनों के बीच में क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह पिंड पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। कपूर बेल्ट कहाँ पाई जाती है? कपूर बेल्ट पाई जाती है वरुण के बाद। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाएंगे? मंगल बृहस्पति के बीच में। अब देखो तुम बात को, ये क्या कह रहा है कि घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे बड़का ग्रह बृहस्पति, बृहस्पति एक में दो ऑप्शन में है, तो पहले तुम इन दोनों ऑप्शनों का काट दोगे, गलत काट दो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत शायद हमको लगता हो चाहिए। दूसरा कौन सा बड़ा ग्रह है? तो बृहस्पति के बाद दूसरा शनि, एक के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 किसमें है? वरुण, पहला, दूसरा, तीसरा वरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी चौथा कर दो। ये वाला उत्तर तुम क्या कर दो? सही कर दो। सूर्य से दूरी का क्रम, आकार का क्रम, आकार पूछा है तुमने, आकार देख ले, इन चारों को कर दो एक साथ। इन चारों के साथ सतह क्या है? इनकी बॉडी छोटी है, छोटे आकार में, इन्हें हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, इन्हें हम जोवियान ग्रह कहते हैं। जोवियान ग्रह ठीक, बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह, ठीक। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों में दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पे ग्रह, उपग्रह, पुच्छर तारा, कृत्रिम उपग्रह दिया गया है। तो सबसे पहले ग्रह तो हमको दिख रहा है, उपग्रह भी दिख रहा है, तो एक बार चेक कर लो जल्दी से, 2 मिनट, 30 सेकंड लगा के, क्या उत्तर बनेगा? एक का 2, एक का 2, 2 जगह है, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, अभी 2 जगह 2 2 है, तभी उत्तर नहीं मिला। उपग्रह 1 1, उपग्रह यहां भी है, यहां भी है, तो मतलब 2 तो गलत हुआ, लेकिन उत्तर नहीं मिला। अब तुम्हें क्लियर ही होना चाहिए पुच्छर तारा कौन है, हेली, या कृत्रिम उपग्रह कौन है, मिराई। अब तुम देखोगे सी वाला अगर पता है हेली, तो देखो सी कहां दिया है? 4 किस में दिया? सी में। सी में 2 ही ऑप्शन लेना, सी 4 यहां हो गया। ए वाला तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हेली क्या है? एक पुच्छर तारा है। कृत्रिम उपग्रह क्या है? एक मेरा इनर कृत्रिम उपग्रह हो जाएगा बेटा। अगला क्या है? सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। किससे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न। सभी तारों की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगी? नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होगी। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा के दिन, पूर्णिमा को, या किसी भी दिन। अब आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा को बाबू साहब क्या होता है? पूर्णिमा को होता है चंद्र ग्रहण। क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को, अमावस्या को। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है चंद्र कहा अमावस्या। क्या लिखा है? चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, किसी भी दिन,
प्रतिपदा को, पूर्णिमा को। तो प्रतिपदा जो लिखा है न्यू मून डे, इसे ही हम क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। एक सामान्य सी भाषा में अगर मैं तुमको समझाना चाहूं कि क्या होता है सूर्य ग्रहण, या कैसे लगता है, क्यों लगता है सूर्य ग्रहण, अब मेरी बात को ध्यान पूर्वक समझना बेटा। ये हमारा सूर्य है, ये क्या है, हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। और इसके बाद बुध शुक्र, और तीसरा ग्रह हमारा कौन सा है, पृथ्वी। तीसरा ग्रह बेटा कौन सा है, पृथ्वी हमारा तीसरा ग्रह हो गया। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है कौन, चंद्रमा। एक उपग्रह है पृथ्वी का, चंद्रमा। पृथ्वी के चारों ओर भैया चंद्रमा क्या करता है, चक्कर लगाता है। अभी जो पृथ्वी है हमारी बेटा, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। किसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और जो चंद्रमा है ये जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक, अब इस चक्कर लगाने की अवस्था में तुम एक बात देखोगे, ये सूर्य की लाइनिंग आपकी बनेगी मेरे प्यारे भैया। ये लाइनिंग है सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश पूरा का पूरा किस पे पड़ रहा है, पूरा का पूरा पृथ्वी पे पड़ रहा है। और जब ये प्रकाश सूर्य से बहुत ज्यादा, चंद्रमा में प्रकाश नहीं है, और यही प्रकाश जब इसे आगे चला जाएगा तो क्या करेगा, चंद्रमा पे पड़ने लगेगा। किस पे पड़ने लगेगा, चंद्रमा पे। अब तुम धरती को दो वर्ग में पहले बांट लो। इस धरती को कितने वर्ग में तुम बांट लिए, देखो धरती को कितने वर्ग में बांट लो, दो वर्ग में बांट लो। क्यों दो वर्ग में बांट लो, जैसे ध्यान से मेरी बातों को समझो। ये हमारी तुम्हारी क्या है, धरती है, ये धरती है ना, ध्यान से समझना। सूर्य का प्रकाश इस धरती पे पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश धरती पे पड़ रहा है ना, उधर उधर पड़ रहा है। लेकिन इधर क्या है, इधर अंधेरा है, इधर उजाला है, इधर दिन है, इधर रात है। इधर दिन है, इधर रात है। यहाँ पे क्या है, चंद्रमा है। तो जिसके यहाँ रात है, इनके यहाँ क्या है, रात है। इनके सामने चंद्रमा, पूरी की पूरी चंद्रमा इनको दिख रही है। ये पूर्णिमा है, इनके यहाँ क्या है, पूर्णिमा। इनके यहाँ क्या है, दिन है, इनके यहाँ रात है। अब क्या हुआ कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक लाइन में आ गया। तो सूर्य का प्रकाश जिससे चंद्रमा प्रकाशित होता है, वो प्रकाश पृथ्वी पे पड़ा, और पृथ्वी की परछाई किस पे पड़ गई, चंद्रमा पे। परछाइयां किस पे पड़ गई, चंद्रमा पे पड़ गई। और जैसे चंद्रमा पे परछाई पड़ी तो लग गया ग्रहण। किसके लिए, इनके यहाँ ग्रहण लगा है जिनके यहाँ रात है। तो कौन सा ग्रहण बना, चंद्र ग्रहण बना। कौन सा ग्रहण बना, चंद्र ग्रहण बना। कब लगता है, इनके यहाँ रात है और इनके यहाँ क्या है, पूर्णिमा है। इनके यहाँ क्या है, पूर्णिमा है, तो लग गया। अब यही चंद्रमा कुछ समय बाद, चंद्रमा अपना एक चक्कर कितना समय में पूरा करता है, 28 दिन। आप कहीं कहीं पढ़े होंगे 27.5 दिन। मतलब चंद्रमा इस रास्ता पे चल के, इस रास्ता पे चलते हुए यहाँ कितने दिन पहुंच जाता है, 27 या 28, 27 या 28 दिन पहुंच जाता है। मतलब 14 दिन बाद चंद्रमा कहाँ रहेगा, 14 दिन बाद चंद्रमा तुम्हारा यहाँ आ जाएगा। 14 दिन बाद चंद्रमा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब देखो, अब फिर वही कंडीशन, तुम, ये तुम्हारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब क्या था, सूर्य का प्रकाश यहां से चला, किस पे पड़ रहा था, पृथ्वी पे बढ़िया पड़ रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। इनके यहाँ रात है, इनके यहाँ रात है, इनके यहाँ दिन है अभी भैया, दिन में। और एकाएक चंद्रमा इसी में आके प्रवेश करके चक्कर लगा रही है ना, चंद्रमा सीधी रेखा मार गई। तो अब जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे ना पड़ के किस पे पड़ रहा है, पड़ रहा है चंद्रमा पे। किस पे पड़ रहा है, चंद्रमा पे पड़ रहा है। और जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ने लगा तो उसी प्रकाश की परछाई पृथ्वी पे बदरी जैसे छा गई। इतनी एरिया में बदरी हो गई कि नहीं हो गई, बदरी जैसे छा गई। अब यहाँ पे क्या लग गया, और हमको सूर्य नहीं दिख रहा है, सूर्य नहीं दिख रहा है, चंद्रमा बीच में दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट है। यह परछाइयां हमको कहाँ दिखने लगी, सूर्य पे काला धब्बा दिखने लगी, जो लोग यहाँ से देख रहे थे। अब देखो यहाँ पे क्या, चंद्रमा इस गोलार्ध में है। अब यहाँ पे दो क्या हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया। क्या हो गया भैया, ये सूर्य ग्रहण हो गया। तो सूर्य ग्रहण में क्या हुआ, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, तो सूर्य ग्रहण का बन गया। और सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, चंद्र ग्रहण का बन गया। अब एक शब्द आता है कि क्या सर जी प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को लगेगा,
क्यों? क्योंकि तो 27 दिन में घूम गया ना, तब तो एक बार ऐसे बनेगा, एक बार ऐसे बनेगा, एक बार इधर, एक बार इधर, हर 14 दिन पे ग्रहण, हर 14 दिन पे ग्रहण लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो क्यों नहीं लगता? ऐसा क्यों नहीं होता? साल में 4-5 बार क्यों लगता है? तो ऐसा क्या है? हाँ बता रहा हूं, देखो भैया, क्या है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य के परिपेक्ष कितनी, अपने सूर्य से कितनी झुकी हुई है? अपने अक्षांश पे 23.5 और सूर्य के परिपेक्ष 66.5 अंश झुकी हुई है। सूर्य के सेंटर से 66.5 झुकी है और चंद्रमा सूर्य को केंद्र मानने पे 5 अंश नीचे है, 5 अंश नीचे है, जिसके कारण ये वर्ष में 5 ही बार, 4 से 5 बार ही एक सीधी रेखा में आ पाते हैं। अन्यथा क्या अगर एक सीधी रेखा में होते तो हर 14 दिन में हर पूर्णिमा को ग्रहण और हर अमावस्या को ग्रहण होता। अब बच्चे कहते हैं सर जी जब इनके यहाँ दिन है, इस वाले खाना पे दिन है, इस वाले खाना पे रात है, तो जिनके यहाँ दिना है इनके यहाँ अमावस्या को कैसे लगा ग्रहण? हम बता रहे हैं भैया देखो, अब जैसे इनके यहाँ दिन है, इनके यहाँ क्या है? दिन है, इनके यहाँ क्या है? रात है। बात समझना, चंद्रमा इस गोलार्ध इस भाग में है, अब इस भाग से चंद्रमा को हिया से उठ के हिया आने में कितना दिन लगेगा? 14 दिन लगेगा मिनिमम। लेकिन पृथ्वी तो अपने घूर्णन 24 घंटा में कर लेगी। इसको तुम आधार हो, देखो अभी यहाँ पे है, इसके यहाँ ग्रहण लगा, लेकिन अभी 12 घंटा बाद इसके यहाँ रात हो जाएगा। इसके यहाँ, जिसके यहाँ ग्रहण से यहाँ पे ग्रहण लगा है, कौन सा ग्रहण? सूर्य। 12 घंटा में हिया आ जाएगा तो ग्रहण यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे रात रहेगी, और जहां पे भैया रात रहेगी तो यहाँ कैसे? यहाँ पे चंद्रमा नहीं दिखेगा, ये अमावस्या रहेगा। बात को समझ गए होगे? ठीक, नहीं आया होगा फिर कमेंट करना। आने वाले टाइम पे अपने चैनल पे आऊंगा, एक चैनल और होगा मेरा सक्सेसफुल राजीव के नाम से, चैनल है भी अभी भी, लेकिन अभी उस पर काम नहीं चल रहा है, तो उस पर मैं एक चीज आपको पढ़ाता रहूंगा, इस पे प्रश्न क्वेश्चन उस पर। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने उत्तर देख लिया ना, आगे आ जाओ। प्रत्येक सूर्य ग्रहण घटित होता है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण घटित होता है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण घटित होता है। अब अगर हम इसमें ना बताएं उत्तर तो क्या तुम कमेंट कर लोगे? इसमें लिखा है केवल पूर्णिमा को, केवल अमावस्या को, ए और बी दोनों, ना तो एक केवल प्रत्येक सूर्य ग्रहण। यहां पे कह रहा है कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण घटित होता है बिना बताए। अगर तुम बता सको 6 में, 2 में और 1999 में 3 बार का आया हुआ प्रश्न है, अगर तुम बता सको तो बहुत बड़ी बात है, जल्दी बता दो। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को घटित होगा और चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को घटित होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? एक खगोलीय एकक औसत दूरी है, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच। एक खगोलीय एकक औसत 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, बृहस्पति और सूर्य के बीच की, प्लूटो और सूर्य के बीच की। तो आपको बताना है एक खगोलीय दूरी है, हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं, तो एक खगोलीय दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम एक खगोलीय दूरी कहते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम एक खगोलीय दूरी कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्या है? पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? बेटा सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, 15,000 करोड़ किलोमीटर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 150 × 10⁶ किलोमीटर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला आया हुआ प्रश्न है प्री एग्जाम 97 का। अगला प्रश्न है सूर्य से, अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? आपको बताया 15 करोड़ के आसपास सूर्य पृथ्वी की दूरी है, जिसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 149.6 मिलियन किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा? आप हो जाएगा, ठीक। एक सेकंड रुक जाओ यार, आ रहे हैं, बड़ा मैसेज कॉल से बहुत डिस्टर्ब है, ठीक है। क्या हो जाएगा? 149.6 मिलियन दूरी किसकी हो जाएगी?
ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो पृथ्वी से सूर्य का आकार कितना गुना है? 109 गुना बड़ा है। मल्टीप्लाई कर दोगे 109 से। अब यहाँ पे प्रश्न है बेटा, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है कि यहाँ पे कहा गया है कि बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्ष में परिक्रमा कर रहा है। क्या कर रहा है? सूर्य के चारों ओर, ये आपको इन्होंने सन दिखाया है स्टार बना के, ये इसके चारों ओर बुध ग्रह इस रास्ते पे क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है। ठीक, अब आपको बताना है कि किस उस पे बुध की जो सबसे ज्यादा स्पीड है वो किस पे होगी। ठीक, सबसे ज्यादा गति कहां पे होगी? ए पे होगी, बी पे होगी, सी पे होगी या डी पे होगी? तो बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक और सबसे छोटे मार्ग पे कहां पे होगा? ए के पास। जब बुध ए वाले बिंदु पे पहुंचेगा तो वह सबसे नजदीक होगा, और जब सबसे नजदीक होगा तो परिक्रमा का मार्ग सबसे छोटा होगा और गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। परिक्रमा का मार्ग जब सबसे छोटा होगा तो स्पीड तो कम नहीं होगी, लेकिन जब रास्ता छोटा हो जाएगा तो क्या होगी? गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे? ए वाले से क्या कर देंगे? ए से मान लेंगे। कहां से? ए से कर लेंगे। निम्नलिखित ग्रह युग्मों में कौन बिना उपग्रह के ग्रह है? तो बेटा 8 ग्रहों में बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिन पे कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। किसी पिंड का एल्बिडो, एल्बिडो समझा रहा हूं क्या है एल्बिडो। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष युति निर्धारित करता है, उसकी देखने की क्षमता को निर्धारित करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि एल्बिडो है क्या। जैसे कोई ग्रह है जिसपे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। अब इस प्रकाश को जब परावर्तन करता है, इसके परावर्तन करने की गति को हम क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन करने की गति ही क्या कहलाती है? एल्बिडो कहती है। तो किसी भी पिंड का एल्बिडो परावर्तन प्रकाश में देखने पर उसकी चक्षु धुति निर्धारित करता है। ये कथन बिल्कुल सही, उसकी देखने की क्षमता को क्या करता है? निर्धारित करता है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, लेकिन ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि बुध का जो एल्बिडो है पृथ्वी के उससे क्या है? बहुत कम है। और सबसे ज्यादा एल्बिडो शुक्र का, जो समझा तापमान शुक्र का हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक सही है, और आपका क्या हो जाएगा? वो सारे कथन गलत हो जाएंगे। अगला क्या है? अगला प्रश्न है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? बेटा इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार दोनों शुक्र को कहते हैं। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार दोनों शुक्र को कहेंगे। निम्नलिखित में किसे भोर का तारा या सांझ का तारा, दोनों किसे कहेंगे? शुक्र को कहेंगे। आगे जल्दी से बढ़ते चलो। शुक्र वीनस ग्रह पे मानव जीवन होना अत्यधिक असंभव है। ठीक, कह रहा है कि शुक्र पे मानव जीवन होना अत्यधिक असंभव है। ठीक, कारण शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक उच्च स्तर है। ये दोनों कथन क्या है? सही है। और ए आर की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन देखो दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए को तुम क्या करो? टिक करो और आगे बढ़ चलो। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह के हेतु भेजा गया था? मैगलन नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह पे भेजा गया था? तो मैगलन अंतरिक्ष यान बेटा शुक्र पर भेजा गया था। किस पे भेजा गया था? शुक्र पे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी गोलाकार है? निम्नलिखित में किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? यूनान के अरस्तु ने। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है।
अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। ठीक, पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। यहाँ पे तुमको दो लाइन दिया गया है। कह रहा ये आपका 0 डिग्री अक्षांश हो गया। कह रहा है कि पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले, बढ़ते हुए मतलब यहां से तुम ऊपर को जा रहे हो या नीचे को जा रहे हो, बढ़ते हुए अक्षांश वाले। क्या है? बढ़ते हुए अक्षांश वाले। अब जब तुम नीचे जा रहे हो या ऊपर जा रहे हो तो वजन क्या हो रहा है? घट रहा है। भैया ध्रुव पे गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है, जब आप ऊपर या नीचे जाएंगे अक्षांशी दूरी में तो वजन बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? वजन घटेगा। तो पहला कथन क्या हो गया? पहला कथन गलत है, एक गलत है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला है, शुद्ध नहीं है। पृथ्वी क्या है बेटा? एक गोलाभ है। गोला क्या हो गया? गोला हो गया। गोला नहीं, जियाड पृथ्वी का कैसा है? जियाड या गोलाभ है। तो अब इसको तुम हल्का सा हिया पचका दो, गोलवा हिया पचका दो, हिया पचका दो। जैसे तुमको बता दे, सबसे अच्छी आदत अगर हल्का सा उठा दो, तुम अभी मार्च अप्रैल के मौसम में खाने वाले हो खरबूजा, मई में, तो खरबूजा ही आकार किसका है? जियाड। जैसे आटा गोल करके हल्का दबा दो, ऊपर से ऐसे दबा दो, क्या हो गया? पृथ्वी हो गई। जियाड आकार है। क्या आकार है? जियाड आकार हो जाएगा। किसका जियाड आकार हो जाएगा? पृथ्वी का जियाड आकार हो जाएगा। तो ये क्या है? ये सही है। आर गलत है, सॉरी, ए गलत है और आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन डी तुम्हारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य का से चला प्रकाश कितना समय लेता है? यहाँ पे देखो एकदम शुद्ध दिया है 8 मिनट। कहीं पे तुमको 8 मिनट 8 सेकेंड, 8 मिनट 14 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 18 सेकेंड, बहुत सारी किताबों में बहुत सारा छपा है। 8 मिनट से संबंधित आपका ये ग्रुप सही है। क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न देखी रहे, एसएससी में, यूपीपी में, यूपीएसआई में एग्जाम में भरा रहता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अब बहुत सारे लोग मंगल को टिक कर देते हैं, तो मंगल नहीं होगा, देख लीजिए। ठीक, आप इसको देख ही लीजिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पे विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर को चुनिए। पृथ्वी के अक्ष के ऊपरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 45 अंश अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा के आधी होती है। 45 अंश अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा के आधी होती है। ठीक, ये 0 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। ये क्या है? 45 अंश अक्षांश है। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। चौथा क्या है? अपसौर अवस्था में पृथ्वी का परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। परिभ्रमण का अर्थ होता है बेटा घूर्णन। परिभ्रमण का अर्थ बेटा क्या होता है? घूर्णन होता है। परिभ्रमण का अर्थ क्या होता है? घूर्णन। अब बात को समझो। पहला कथन है कि पृथ्वी के अक्ष की उत्तरी ध्रुव को ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल गलत है। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, ये भी सही है। ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि घूर्णन गति सब जगह समान होती है। परिभ्रमण लिखा है तो तुम परिक्रमण मत समझना, घूर्णन लिखा है, घूर्णन धीम तेज नहीं होगा। अब यहाँ पे 1 और 3 अगर ऑप्शन में है ढूंढ लो और उसी को क्या कर दो, तुम टिक करके आगे बढ़ जाओ। अगला प्रश्न, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जब दिन और रात की किरण बराबर होगी तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे पड़ेंगी, और जब भूमध्य रेखा पे पड़ेंगी तो क्या होगा? दिन और रात क्या होगा? दिन और रात और दिन क्या होगा बाबू साहब? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। जब सूर्य की किरणें किस पे पड़ती है? जब सूर्य की किरणें किस पे पड़ेंगी? भूमध्य रेखा पे। ठीक, अब बातों को समझो, जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूं एक बार। ये हमारा क्या है? सूर्य है, बड़ा बन गया जी, थोड़ा करके देखो। ये हमारा क्या है? सूर्य है, बड़ा बन गया जी, थोड़ा करके देखो। ये हमारा क्या है? सूर्य है, बड़ा बन गया जी, थोड़ा करके देखो। ये हमारा क्या है? सूर्य है, बड़ा बन गया जी, थोड़ा करके देखो। ये हमारा क्या है? सूर्य है, बड़ा बन गया जी, थोड़ा करके देखो। ये हमारा क्या है? सूर्य है, बड़ा बन गया जी, थोड़ा करके देखो। ये हमारा क्या है? सूर्य है, बड़ा बन गया जी, थोड़ा करके देखो। ये हमारा क्या है? सूर्य है, बड़ा बन गया जी, थोड़ा करके देखो। ये हमारा क्या है? सूर्य है, बड़ा बन गया जी, थोड़ा करके देखो। ये हमारा क्या है? सूर्य है, बड़ा बन गया जी, थोड़ा करके देखो। ये हमारा क्या है? सूर्य है, बड़ा बन गया जी, थोड़ा करके देखो। ये हमारा क्या है? सूर्य है, बड़ा बन गया जी, थोड़ा करके देखो। ये हमारा क्या है? सूर्य है, बड़ा बन गया जी, थोड़ा करके देखो। ये हमारा क्या है? सूर्य है, बड़ा बन गया जी, थोड़ा कर
सूर्य है, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है। कौन चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ध्यान से समझो, कम से कम 4 से 5 प्रश्न एक साथ सेट हो जाएंगे इससे। ठीक, अब ध्यान से तुम बात को समझो बेटा। देखो, सूर्य का प्रकाश लंबवत पृथ्वी पे पड़ रहा है, इस पे पड़ रहा है, इस पे भी पड़ रहा है, इस पे भी पड़ रहा है और इस पे भी पड़ रहा है। अब सूर्य का प्रकाश पूरा का पूरा पृथ्वी पे यहाँ भी है। ठीक, ये पृथ्वी की क्या है? ये जो है ये पृथ्वी का मानक क्या है? 0 डिग्री है। ये मानक 0 डिग्री है, वास्तविक नहीं है। ये क्या है? ध्रुव है, देशांतर। ये भी क्या है? देशांतर। अगर पृथ्वी झुकी ना होती तो ये इस पोल से पृथ्वी नाचती, 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात होता, मौसम में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन पृथ्वी कितनी झुकी है बेटा? 23.5 अंश। 23.5 अंश झुकी होने के कारण ये आपका उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बनता है और ये आपका बनता है अक्षांश और देशांतर। ये बन गया आपका 0 डिग्री, 23.5 अंश आपने झुका दिया पूरी को। अब इस पोल पे पृथ्वी नाचती है वास्तविकता में, और जो हमने मानक जैसा अक्षांश यहाँ माना था, ये मानक अक्षांश हमारा यहाँ है। अब इस तरह से यह पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध बना और यह पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध बना। और जब पृथ्वी यहाँ पे है, इस स्थान पे, यह कर्क रेखा का निर्माण हुआ और सूर्य का प्रकाश इसके इस बिंदु पे पड़ रहा है, तो यह हुआ कर्क रेखा। और यह दिन हुआ 21 जून का। 21 जून का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है? उत्तरी गोलार्ध की कर्क रेखा पे। जितना धरती झुकी है इस रेखा से 23.5 अंश ऊपर प्रकाश पड़ा। इसे बेटा कहते हैं ऐनात। इसे क्या कहते हैं? ऐनात कहते हैं। और कौन सा ऐनात कहेंगे? ग्रीष्म ऐनात। अब हम अपने लिए ग्रीष्म ऐनात कहेंगे। और जब इस समय प्यारे भाई सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ क्या है? यहाँ पे ठंडी होगी, यहाँ पे ठंडी होगी, यहाँ पे रात बड़ी होगी और यहाँ पे दिन बड़ा होगा, यहाँ गर्मी होगी। अब ये जून का डेट है, फिर धरती आएगी जुलाई में, फिर आएगी अगस्त में और फिर आएगी सितंबर में। सितंबर में जो सूर्य का लंबवत प्रकाश होगा मेरे प्यारे बेटा, वो कहाँ पड़ेगा? भूमध्य रेखा पे। और जब 23 सितंबर को ये डेट है 23 सितंबर की, 23 सितंबर को सूर्य का लंबवत प्रकाश विषुवत रेखा पे पड़ता है। और जब 23 सितंबर को सूर्य का लंबवत प्रकाश विषुवत रेखा पे पड़ता है, तो पूरी धरती पे बराबर दिन और बराबर रात होती है। जिस घटना को क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुव। लेकिन हमारे यहाँ सितंबर के बाद ठंडी आती है, और जब ठंडी अपने यहाँ आती है तो इसे हम शरद विषुव कहते हैं। सितंबर के बाद फिर महीना आगे बढ़ा अक्टूबर, फिर आगे बढ़ा नवंबर, और ये घटना आई दिसंबर की। और जब फिर आप इसमें क्या करेंगे? झुकाव के साथ बनाएंगे। तो 23.5 अंश आपने उधर झुकाया है, 23.5 अंश झुका लेंगे, ये भी हो जाएगा। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा बेटा उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब सूर्य का सीधा प्रकाश कहाँ पड़ रहा है? दक्षिणी गोलार्ध के इस रेखा पे, जहाँ पे धरती इस रेखा पे नाचेगी, इस रेखा पे पड़ा। ये रेखा बनी बेटा मकर, जो 0 डिग्री वाली रेखा से कितनी दूरी पे है? 23.5 अंश। अब सूर्य का लंबवत प्रकाश इस पे पड़ेगा और पूरी पृथ्वी उसी पर से नाचेगी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे फिर क्या हुआ? ऐनात हुआ। और ये डेट क्या हो गई बेटा? 22 दिसंबर हो गया। कौन डेट हो गई? 22 दिसंबर। अब यहाँ पे क्या हुआ? दिन और रात। ऐनात क्या है? दिन और रात के बीच में अंतर सबसे ज्यादा होगा, उसे हम ऐनात कहेंगे। तो 22 दिसंबर को बेटा यहाँ पे दिन बड़ा होगा, अपने यहाँ रात बड़ी होगी। दिन बड़ा रात बड़ी, अंतर सबसे ज्यादा होगा, इसे ऐनात कहेंगे। फिर दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, फिर फरवरी आएगा, फिर मार्च। मार्च की कंडीशन क्या होगी? सूर्य का प्रकाश फिर विषुवत रेखा पे जाके पड़ेगा, सॉरी भूमध्य रेखा पे पड़ेगा। और जब भूमध्य या विषुवत पे पड़ेगा, इसे भी हम क्या कहेंगे बेटा? इसे भी हम विषुव कहेंगे। क्या कहेंगे? विषुव कहेंगे। लेकिन मार्च में हम तुम क्या कहते हैं? हम तुम मार्च को कहते हैं बसंत विषुव। क्या कहते हैं? बसंत विषुव कहते हैं। डेट होगी 21 मार्च। तो 21 मार्च को बेटा बसंत विषुव, जब दिन रात बराबर, शरद विषुव दिन रात बराबर, और ग्रीष्म ऐनात और शीत ऐनात, ये हमारे लिए शीत ऐनात, दिन और रात में अंतर सबसे ज्यादा। अब इसी चक्कर लगाने के दौरान जुलाई में बेटा सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, जिसे तुम क्या कहते हो?
अपसौर कहते हो। क्या कहते हो? अपसौर कहते हो। और इसी चक्कर लगाने के दौरान जनवरी में बेटा, ये डेट फिक्स है, मैं बता दूं आपको, जनवरी में सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे कम होती है, जिस घटना को तुम उपसौर कहते हो। जनवरी में सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे कम होती है, जिसे तुम उपसौर कहोगे। ये डेट क्या होती है? 3 जनवरी होती है, और यहाँ पे 4 जुलाई होती है। यहाँ पे क्या होगी? 4 जुलाई होगी। ठीक, तो ये आपका दोनों विषुव बेटा क्या है? जब दिन रात दोनों बराबर होंगे। ऐनात क्या है? जब दिन रात दोनों में अंतर सबसे ज्यादा होगा। उपसौर सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी कम, अपसौर सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होगी, उसे क्या कहेंगे? अपसौर कहेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर क्या था इसमें? प्रश्न हो गया था क्या ये? हाँ, भूमध्य रेखा पे जब दिन रात की अवधि बराबर होती है तो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पे होगा, इसे क्या कहेंगे? विषुव कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति किस विशिष्टता से होता है? मौसम परिवर्तन बेटा, मौसम परिवर्तन होता है परिक्रमण गति के कारण, परिक्रमा के कारण। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण पृथ्वी में क्या होता है? मौसम में क्या होगा भैया? परिवर्तन होगा। ऊपर बताए। दूसरा क्या है? अक्षांश झुकाव। हाँ ठीक है भैया, सी वाला कर दो तुम, क्योंकि 23.5 अंश झुकाव के साथ चक्कर लगाने के कारण क्या होता है? सूर्य का प्रकाश एक बार कर्क पे जाता है, एक बार मकर पे जाता है, 23.5 अंश ऊपर, 23.5 अंश नीचे होता रहता है, जिससे मौसम में परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए और बताए गए सम्मिलित प्रभाव रहता है। सी वाला तुम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा, मौसम बदलने का कारण क्या है? पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमना, चक्कर लगाना और सूर्य के चारों ओर घूमना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने अक्ष पे झुकाव होना, पृथ्वी के अपनी धुरी पे चक्कर लगाना, अपनी धुरी पे चक्कर लगाना। अगर बेटा बता सकते हो तो 5 सेकंड का टाइम कमेंट कर दो। जल्दी बताओ, जल्दी पढ़ के बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई जल्दी तुम बताओ बस। धुरी का मतलब हुआ घूर्णन। घूर्णन का प्रभाव बेटा दिन रात में पड़ता है, मौसम में नहीं। धुरी पे घूमने का मतलब घूर्णन। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये है परिक्रमण। ये सही है, लेकिन इससे भी सही क्या है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना वो अपने अक्ष पे झुकाव के साथ। तो इसमें ऑप्शन हो गया सी सही है। क्या सही हो गया? सी सही हो गया। ठीक, अगला, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी के पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। क्या कह रहा है? कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, ऐसा गलत है। ठीक, कारण पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह का निकास वेग मिल जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे ये तो सही है बेटा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है इसलिए निकास वेग, तो आर सही है, लेकिन ए क्या है? गलत है। तो ए गलत है, परंतु आर सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पे झुका है, पृथ्वी जब अगर सूर्य के परिप्रेक्ष्य पूछता तो तुम 66.5 लगाते, सूर्य के हिसाब से, सूर्य के अक्ष से पृथ्वी कितनी झुकी है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी है? 23.5। अब 23.5 में कई बार एक आध बार ऑप्शन बेटा ये दिखाया गया है, ये मत लगाना, क्योंकि ये चलता है मिनट घंटे के हिसाब से, 60 मिनट का 100 होगा। अगर कभी 23.5 वैसे भी देगा तो ये वहां लगाना, क्योंकि वहां का 100 मतलब 60 मिनट होता है, ये 100 का मानक है। ये आपने 24 करा दिया। ठीक है, ये गलती मत करना, 23.5 या तो ये लगाना, और अगर ये है तो सबसे परफेक्ट है, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं। 66.5 लिखना है तो ऐसे भी लिखो, गलती से ये वाले टिक पे मत जाना, ये हो जाएगा। ठीक, 67 पहुंच जाओगे तुम। अगला क्या है? कथनों पे विचार कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी।
जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। क्या कर दिया? बदल दिया। ठीक, तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। सही लाइन है। पृथ्वी ये गलत लाइन है। जब जीवित जीव पैदा हुए पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया, ये भी सही है। तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, केवल 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। और फिर ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव, लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। ठीक, अब वो कह रहा है कि जो अपने पास 8 ग्रह हैं, इसमें किस ग्रह के दिन का मान, मतलब जितना बड़ा दिन कहाँ हो रहा है? पृथ्वी पे हो रहा है। अगर दिन रात की हम बात करें, कितना बड़ा कितना छोटा की हम तुमसे बात करें भैया, तो जैसे पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक घूर्णन पूरा कर लेती है, पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर ली है, तो 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। तो अब एक घूर्णन 24 घंटे का, तो 24-25 घंटे में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका घूर्णन पूरा हो जाता है? अगर 24-25-23 घंटे में किसी ग्रह का घूर्णन पूरा हो रहा है, तभी वह पृथ्वी के समान होने के लिए बन रहे। क्या कह रहा है? एक ग्रह का दिन का मान और तो दिन का मान झुकाव पृथ्वी के समान मान झुकाव समतुल्य है। तो मान जो समतुल्य है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका घूर्णन स्वयं परिभ्रमण, घूर्णन को एक गति और क्या कहेंगे? घूर्णन को कहेंगे परिभ्रमण। क्या कहेंगे? परिभ्रमण कहेंगे। अब उसका परिभ्रमण दोनों क्या है? लगभग समान रेंज में है। तो बेटा पृथ्वी के समान लगभग जो परिभ्रमण है वो मंगल का है। वो किसका है? मंगल ग्रह का हो जाएगा। और अक्षीय झुकाव, बेटा पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 है और मंगल का अक्षीय झुकाव 25 है। तो अब बताओ यहाँ पे यूरेनस के विषय में, शनि के विषय में, नेपच्यून के विषय में या मंगल के विषय में? अब यहाँ पे अगर शुक्र ऑप्शन आता है शुक्र के विषय में, तब थोड़ा सा क्वेश्चन बच्चे के लिए टफ होता था कि यार हो सकता है कि उत्तर में शुक्र हो। लेकिन अगर शुक्र ऑप्शन नहीं आया है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता, क्योंकि शनि बहुत दूर है, यूरेनस बहुत दूर है, नेपच्यून दूर हो जाएगा। तब आप सामान्य रूप से मंगल के विषय में टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल की ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि कम है। अब तुमको ये बताना है कि पृथ्वी का जो समय परिक्रमा करने की समय अवधि है उसकी तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने की समय अवधि कम है कि ज्यादा है? ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, कम है कि ज्यादा है। दूसरा, अब पहले तो ये कंफर्म करो कम है कि ज्यादा है। ये क्या कह रहा है? कम है। क्या कह रहा है? कम है। तो बेटा एक बात को तुम समझो ध्यान पूर्वक। ये तुम्हारा सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये इनके अपने अपने रास्ते होंगे, इनके अपने अपने रास्ते हैं। इस रास्ते पे ये परिक्रमा करेंगे। जो ग्रह, जैसे ये ग्रह है इसका रास्ता, ये ग्रह है इसका रास्ता, ये ग्रह है इसका रास्ता, जो ग्रह जितना दूर होता जाएगा उसका रास्ता उतना बड़ा होता जाएगा और चक्कर लगाने की अवधि उतनी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे तुमको समझना है कि सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में पृथ्वी द्वारा मंगल की कम है, तो मंगल की कम नहीं होगी, ज्यादा होगी। मंगल की ज्यादा होगी, किससे? पृथ्वी से मंगल की ज्यादा होगी। तो एक को तुम पहले काटो गलत, एक को तुम काटो गलत। दूसरा क्या है? मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। व्यास कम है, त्रिज्या या व्यास। अब अगर किसी बच्चे को आकार की जानकारी है ग्रह के, तो पृथ्वी का आकार किससे बड़ा है? मंगल से। आकार बड़ा है तो व्यास ज्यादा होगा, आकार छोटा है तो व्यास भी कम होगा। तो ये लाइन तुम्हारी सही हो गई और ये लाइन तुम्हारी गलत हो गई। तो एक गलत और परंतु आर सही। ऑप्शन डी वाला उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? चलो आज समझ में आई बात की नहीं समझ में आई?
समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बृहस्पति ग्रह की चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज है। बृहस्पति ग्रह की चंद्रमाओं, यहाँ पे लिख दिया जाए उपग्रहों, उपग्रहों या बृहस्पति के उपग्रहों की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने किया था। न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने। बृहस्पति पे सर्वप्रथम अध्ययन ही किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, गैलीलियो ने। और यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला, गैलीलियो। अगला प्रश्न है बेटा, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए सूर्य के गिर्द, गिर्द मतलब इर्द गिर्द, इर्द गिर्द चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता या लेती है। फिर वही बात आ गई यहाँ पे, जैसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे बाबू साहब सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है। अब सूर्य के कितने ग्रह हैं, 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में जो ग्रह जितना निकट होगा उसका रास्ता उतना छोटा होगा। जो ग्रह जितना निकट होगा उसका रास्ता उतना छोटा होगा, वह उतना कम समय लेगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, कौन ज्यादा समय लेगा। तो ये पहला ग्रह तुम्हारा कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो यहाँ पे सबसे कम समय बुध लेगा, सबसे बुध है नहीं। शुक्र दूसरा सबसे कम समय लेगा, कम समय में है। तीसरा पृथ्वी है, पृथ्वी उससे शुक्र से ज्यादा लेगा। चौथा क्या है, मंगल है। और सबसे ज्यादा समय बृहस्पति लेगा। अगर इस ऑप्शन में शनि होता तो बृहस्पति के बाद शनि सही होता। अगर इस ऑप्शन में अरुण होता तो अरुण सही होता, या वरुण होता तो कौन सही होता, वरुण सही होता। तो यहाँ पे तुम किसको टिक करोगे भैया, बृहस्पति को टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। 29.5 वर्ष। पृथ्वी के 29.5 वर्ष के बराबर शनि क्या करता है, ये चक्कर। अगर तुमसे पूछेगा शनि का 1 वर्ष पृथ्वी के कितने वर्षों के बराबर होता है, तो बेटा कोई भी ग्रह जितने समय में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, एक परिक्रमण पूरी करता है, वह उसकी वार्षिक गति कहलाती है। क्या कहलाती है, वार्षिक गति कहलाती है, वार्षिक गति कहलाती है। अब यहाँ पे पृथ्वी का जो 1 वर्ष है वो कितने समय पूरा होता है, 365 दिन। तो 1 वर्ष पृथ्वी का हो गया। अब पृथ्वी के 29.5 वर्ष के बराबर शनि का 1 वर्ष होता है। ठीक, कितने वर्ष, 29.5 वर्ष बराबर शनि का 1 वर्ष होगा। अगला प्रश्न क्या है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा। अब यहाँ पे देखो कुछ फाइनल भी कर दिया कि चंद्रमा मतलब क्या, उपग्रह है। तो टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, मंगल का, शुक्र का, शनि का या बृहस्पति का। तो बेटा शुक्र और बुध के कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। और बृहस्पति के कुछ समय पहले तक सबसे ज्यादा उपग्रह थे और उसके बाद दूसरा पायलट। लेकिन अभी नए सर्वे में शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे उपग्रह है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का। और गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का, सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का। अगला, सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। कल बात हुई थी ना, ये गलत काट दो। ठीक है, अभी मैं समझा भी रहा हूं कि क्यों गलत काट दिया। एक कारण ये भी आता है, जो जितना नजदीक होगा उतना गर्म होगा, जो जितना दूर होगा उतना ठंडा होगा। ये सही है, लॉजिक यही होती है, मैं समझा रहा हूं। बुध सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। क्या है, तापांतर वाला ग्रह है, ना कि सबसे गर्म। सबसे गर्म कौन सा है, शुक्र। दूसरा क्या है, शनि का उपग्रह गैनीमीड, शनि का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, भी जस्ट पहले आपने इसको सॉल्व किया, तीसरा, नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मेथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है, जिसके कारण यह हरा दिखाई देगा। जिसके कारण यह क्या दिखाई देगा, जिसके कारण यह हरा दिखाई देता है। फोबोस और डाइमस या डाइमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। तो बेटा ये दोनों लाइन तो तुम्हारी सही है, लेकिन ये 2 लाइन तुम्हारी क्या है, गलत है। अब यहाँ पे देखो 3 और 4 सही होगा,
3 और 4 सही है, और क्या हो जाएगा, दोनों गलत। बुध सबसे ज्यादा तापांतर वाला ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह कौन होगा, शुक्र होगा, शुक्र होगा। और गैनीमीड बृहस्पति क्या है, यहाँ पे शनि का दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है। अब ये प्रश्न बेटा 2002 में आया था और 2005 में आया था। ले इस समय ग्रहों की, जब ये समय प्रश्न आया था तो ग्रहों की संख्या 9 थी और यम उसमें शामिल था, यम या प्लूटो उसमें शामिल था। यह जो अब 92 ग्रह में शामिल है, 6 के बाद द प्राग सम्मेलन के बाद इसको क्या कर दिया, ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। लेकिन तब ये क्या था, ग्रह था। तो जब ये ग्रह था बेटा तब यह सबसे दूर था, और अगर ये ग्रह नहीं माना जाएगा तो अब अगर हम आज क्वेश्चन लगाएंगे तो हम लगाएंगे नेपच्यून को, वरुण को, लेकिन उस समय हमको क्या लगाना था, प्लूटो या यम लगा के आगे बढ़ना था। ठीक, अगला प्रश्न बेटा क्या है, निस्क एवं हाइड्रा किसके चंद्रमा है। चंद्रमा मतलब निस्क व हाइड्रा किसका उपग्रह है, प्लूटो के उपग्रह है। शुक्र के कोई, बुध और शुक्र के बेटा 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है निस्क व हाइड्रा प्लूटो के हैं, तो प्लूटो से तुम्हें शायद कोई मतलब नहीं होना पड़े। और तीसरा क्या है, बृहस्पति से है। तो अब ये प्रश्न जो है कि निस्क और हाइड्रा किसके हैं, तो अब निस्क हाइड्रा तो बृहस्पति के है नहीं। तो अब तुम कहोगे सर प्लूटो तो आप ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिए गए, तब कैसे होगा। तो बेटा ग्रह की श्रेणी से बाहर होने के बाद भी वो क्या है, बौना ग्रह है, सूर्य के चारों ओर घूमता है, सूर्य के चारों ओर घूमता है। निस्क और हाइड्रा भी इसके क्या है, उपग्रह है। किसके उपग्रह, निस्क हाइड्रा। प्लूटो के उपग्रह कौन है, निस्क और हाइड्रा हो जाएगा। ठीक, चंद्र ग्रहण होता है जब, चंद्र ग्रहण होता है जब, क्या दिया, चंद्र ग्रहण होता है जब। कल मैंने तुमको बहुत ध्यान से समझाया था कि सूर्य का प्रकाश जा रहा है, बीच में पृथ्वी है, पृथ्वी पे पकड़ रहा था, इधर पृथ्वी पे रात है, इधर पृथ्वी पे दिन है। ठीक, यहाँ पे चंद्रमा थी, पूर्णिमा की चंद्रमा, रात वालों को पूर्णिमा की चंद्रमा दिख रही है, लेकिन तीनों एक सीधी रेखा में आ गए। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ा और पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पे पड़ गया, और चंद्रमा पे परछाई पड़ने से क्या हो गया, ग्रहण हो गया। अब यहाँ पे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा हो जाएगा। तो सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा नहीं, देख लिया क्या लिया है, के बीच में रहता है, सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा, नहीं गलत हो गया, इसमें कहानी दूसरी है इसकी। इसमें कह रहा है कि सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा, सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा के नहीं, कौन बीच में आएगा, पृथ्वी बीच में आएगी। तो पृथ्वी जो है आगे है, यहाँ पे चंद्रमा व सूर्य के बीच में आ जाती है। पृथ्वी किसके बीच में आ गई, चंद्रमा और सूर्य के। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 22 दिसंबर 1999, डेट का कोई मतलब नहीं, 1999 का पेपर था, उसने पेपर आकर तुमसे पूछ दिया को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य, देखो यार, पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको तुम लोग बहुत अच्छे जानते हो, जिसका नाम है चंद्रमा। क्या नाम है, चंद्रमा, घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है चंद्रमा। 27.5 दिन में ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, 27.5 दिन में। गोलाकार, ठीक, परवलयाकार, दीर्घ परवलयाकार मार्ग होने के कारण एक बार वह पृथ्वी से निकट होता है और एक बार वह पृथ्वी से दूर होता है। पृथ्वी से निकट होता है और पृथ्वी से दूर होता है। तो जब जो पृथ्वी से दूर होता है उसे कहते हैं अपभू। अप दूर होना, भू मतलब जमीन से, और जब निकट होता है तो अप, उप निकट होना, भू मतलब जमीन, पृथ्वी से। यहाँ पे क्या था, उप सौर, सौर का मतलब सूर्य, उप मतलब निकट। जब पृथ्वी सूर्य में, अप सौर, अप मतलब दूर, सौर मतलब सूर्य, दूर होना। अब यहाँ पे अपभू चंद्रमा और पृथ्वी दूर है, उपभू चंद्रमा और पृथ्वी पास पास है। तो यहाँ तुम किसको टिक कर दोगे, उपभू। जब ऐसी कंडीशन होगी तो थोड़ी चमक क्या होगी चंद्रमा की, थोड़ी नॉर्मल पूर्णिमाओं से ज्यादा हो जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न बेटा, जब अर्ध चंद्र हो तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच कौन सा कोण बनता है। ठीक, कोई बात नहीं, अर्ध चंद्र हो, सूर्य
पृथ्वी और चंद्रमा, ये ग्रहण की स्थिति है। चंद्रमा इस पे, एक सेकंड रुक जाओ, ऑप्शन कहो तो एक सेकेंड में ऑप्शन बता दूंगा यार, ऑप्शन की टेंशन नहीं लो, लेकिन देख लो एक बात तुम, ठीक। पृथ्वी के चारों ओर एक रास्ते पे कौन चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है चंद्रमा। कौन चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा लगा रहा है। ये आपका कौन है? सूर्य है। ये कौन है? पृथ्वी है। ये कौन है? और चंद्रमा है, ठीक। अब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा ऐसे ऐसे, इसको यहाँ पे हमको ऐसे घुमाना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे। तो बेटा यहाँ वाले को, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इस तरफ क्या है, दिन, यहाँ पे क्या है, रात। जब इनके सामने चंद्रमा थी तो इनको पूर्णिमा दिखाई दिया। अब चंद्रमा जितना आगे जाएगी, आगे जब यहाँ पहुंच जाएगी चंद्रमा, तो चंद्रमा आधी यहाँ वालों को कितनी दिखेगी? आधी दिखेगी, ठीक। जब अर्ध चंद्र, चंद्रमा जब आधी दिखने लगेगी, चंद्रमा का जब ये पार्ट हमको सिर्फ दिखाई देगा, ये पार्ट दिखाई देगा और ये पार्ट दिखाई नहीं देगा, ये पार्ट नहीं दिखाई, क्या होगा? अर्धचंद्र। और तब इन तीनों की स्थिति क्या होगी? इन तीनों की स्थिति होगी बेटा समकोण की, या 90 डिग्री की। कितनी डिग्री की होगी? 90 डिग्री की हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है, चंद्रमा की पृथ्वी से कितनी दूरी है? 3 लाख कुछ हजार का एक डाटा है, 20,000 25,000 जो बूम बढ़ता रहता है, 3,45,000 3,50,000, ठीक। अब यहाँ पे 3,64,000 का एक जो डाटा तुम्हारे पास है, 3 लाख का है, 3,50,000 का है, इसका कोई मतलब नहीं तुम्हारे, ठीक, इसका मतलब नहीं है। अब 3 लाख, 3,50,000 या 3,64,000, तो अपभू की कंडीशन में क्या होता है? 3,64,000 होता है जब अपभू की कंडीशन होती है, और जब उपभू की कंडीशन होती है 3,50,000 किलोमीटर होता है। तो हम किसको टिक करेंगे? दूरी पूछा है तो हम टिक करेंगे 3,64,000 किलोमीटर को। क्या करेंगे? 3,64,000 को। मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों समूह को क्या कहते हैं? कल की क्लास में, मतलब सुबह भी थोड़ी देर पहले, कल वाली जो यूपी पुलिस वाले क्लास में बात हुआ है, और शुरुआत में इसके क्वेश्चन भी है, हमने आपको बताया भी है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाएंगे? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाएगा, और कपूर बेल्ट, वरुण के बाद कपूर बेल्ट पाई जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्षुद्र ग्रह लगा के हमको आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, हेल बाप किसका नाम है? हेल बाप किसका नाम है? बेटा यह नाम किसी ग्रह का, किसी क्षुद्र ग्रह का नहीं है, और ऑप्शन में भी देख लो, किसी ग्रह, किसी क्षुद्र ग्रह को नहीं रखा गया है। पुच्छल तारा कहा गया है, अंतरराष्ट्रीय कंपनी कही गई, कार्टून चरित्र कहा गया, एक खिलौना कहा गया। हेल बाप बेटा एक पुच्छल तारा है, एक पुच्छल क्या है? तारा है, जिसकी पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। सूर्य के विपरीत दिशा में इसकी पूंछ होती है। एक गैसीय गोला होता है जो सूर्य के निकट आके जलने लगता है, सूर्य के ताप से उसमें आग जलने लगेगी या ज्वलनशील हो जाएगा। तो जिधर सूर्य होगा उसकी विपरीत दिशा में उसकी लपट निकलेगी, तो उसे कहता है पुच्छल तारा। उसकी पूंछ कहाँ निकलेगी? सूर्य के विपरीत दिशा में निकल जाएगी। यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, पुच्छल तारा। अगला है, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह कौन सी अक्षांशीय स्थिति होगी? तो बेटा आपको पता है अक्षांशीय स्थिति हमेशा पूर्व में या पश्चिम में होता है, और एक अक्षांश की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है, बेटा कुल अक्षांशीय स्थिति कितने हैं? ऊपर कितने अक्षांश है? 90। नीचे कितने अक्षांश है? 90। ऊपर कितने अक्षांश है? 90। नीचे कितने अक्षांश है? 90। तो जो मध्य के अक्षांश हैं 45 अंश उत्तरी अक्षांश, 45 अंश उत्तरी अक्षांश और 45 अंश दक्षिणी अक्षांश ही क्या है? सही अक्षांशों की स्थिति हो सकती है, मध्य की स्थिति हो सकती है, ठीक। अब यहाँ पे पूर्व पश्चिम देशांतर को दिया है, यहाँ पे 91 अंश उत्तर कोई अक्षांश नहीं होता है। एक ही ऑप्शन तुमको है 45 अंश दक्षिण। क्या हो जाएगा? 45 अंश दक्षिण हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पे दोपहर हो, मध्याह्न हो, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर क्या हो, तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या किस अंश पर बजेंगे? प्रातः के 6:30 किस देशांतर पर बजेंगे? अगर आप विश्व मैप बेटा पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं
एसआई का प्रश्न नहीं पूछता है। जैसे देशांतर से समय तय होता है, आप सबको पता होगा। अब ये आपका क्या है, 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री। पूर्व में 82.5 पूर्व का मतलब हुआ बेटा कि भारत में 82.5 डिग्री भारत के मध्य से जाती है। अब यहाँ कहीं पे 82.5 डिग्री है, कौन सी रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्व है, ठीक, 82.5 डिग्री पूर्व। ये 0 डिग्री है, कौन सी 0 डिग्री। अब यहाँ पे 180 डिग्री है, 180 डिग्री पूर्व है। इधर से समय आपका क्या करेगा, धरती का रोटेशन ऐसे होगा तो समय ऐसे, जब धरती रोटेशन ऐसे करेगी तो समय 4 मिनट पर देखा घटता जाएगा। अब 82.5 डिग्री पे ये कह रहे हैं कि 12 बज रहा है, 12 PM, मध्याह्न होगा, AM का नहीं, दोपहर का 12 बज रहा है। तो कहां पे 6 बज रहा होगा, तो स्वतः से तुम बात समझ लेना। 82.5 डिग्री के इधर जाओगे तो पूरब होगा, इधर जाओगे तो पश्चिम। पूरब से समय बजता हुआ इधर आएगा, 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट। यहां कितना बजा, 12। अगली रेखा जाओगे 12 बज में 4 मिनट बाकी रहेगा। अगली रेखा जाओगे 8 मिनट बाकी रहेगा। अगली, अब 15 रेखा तुम आ जाओगे तो वहां क्या बज रहा है, 11। अगर तुम 82.5 डिग्री पूर्वी में से 15 रेखा माइनस कर दोगे, इस रेखा पे जहां पहुंचोगे यहाँ क्या बजेगा, यहाँ बजेगा 11। फिर 15 रेखा इसी में से माइनस कर दोगे जो बचा है तो वहां क्या बजेगा, 10। फिर 15 रेखा उसी में से माइनस कर दोगे तो क्या बजेगा, यहाँ बजेगा 9। 15 तिया 45 रेखा, कितना रेखा। अब देखो यहां दिया है 165 अंश पूर्व, 67 अंश पश्चिम पर, 0 अंश पूर्व या पश्चिम पर, 82.5 अंश पश्चिम पे। 82.5 अंश पश्चिम यहाँ कहीं पे होगा, ठीक। पहली रेखा समझ लीजिए, पहला डी वाला ऑप्शन यहाँ कहीं पे होगा। 0 अंश ये वाली रेखा है, ठीक। 67 अंश पश्चिम पे, तो 82.5 और 0 के बीच में कहीं 67 अंश पश्चिम होगा। 165 अंश, तो 100 पूर्व में तो तुमको जाना ही नहीं है और इतना दूर भी नहीं जाना, क्योंकि एक रेखा के बीच में 4 मिनट का समय होता है। और ये समय कितना पूछता है, 6:30 और 12:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 5 घंटे, आधे घंटे और 5.5 घंटा, 5.5 घंटा। अब 5.5 घंटा का मतलब हुआ टोटल कितना मिनट, 6 पंचे 30, 300 मिनट, 330 मिनट। 300 कितना मिनट बेटा, 330 मिनट। किससे भाग दे दो, 4 से। अब जब 4 से तुम इसको काट दोगे तो तुम कहां पहुंच जाओगे, काट के देख लो तुम, देखो आ जाओगे 0 पे। कितनी रेखाएं मिलेंगी तुम्हारी, 4 से काटो, 8 चौक 32, कितना होगा, ठीक, 8 चौक 32 हो गया तुम्हारा। मैथ बहुत अच्छी नहीं भाई, 8 चौक 32। तो यहाँ पे 8 लिख लिए, बचा कितना, 2, कितना बचा, 1 बचा, 10, 4 दूनी 8, 82, 82.5 बना। अब ये जो 82.5 बना, मतलब यहां से 0 से लेके यहाँ 82.5 तक में कितनी, तो यहाँ पे इतनी दूर की गैप है 5.5 घंटे की। तो कहां पे बजेगा, 0 अंश पूर्व या 0 अंश, मेन 0 अंश पे बजेगा। इधर आओगे फिर 4 मिनट बढ़ाते चले जाओ, इधर जाओगे 4 मिनट घटाते चले जाओ, ठीक। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत होगी तो कमेंट मार देना, एक रील में एक वीडियो में इसको अलग समझा के समय को, स्पेशली मानक समय को डाल दूंगा। आगे प्रश्न होंगे समझाता रहूंगा। अगला चलो, यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतराल कौन सा होगा। एक रेखा के मतलब, एक रेखा बराबर 4 मिनट, एक रेखा बराबर 4 मिनट। तो 90 रेखा बराबर 90 गुणे 4, 9 चौक 36, 360 क्या हो गया मिनट, 360 मिनट। अब यहां पे तुमको क्या पूछ रहा है, ये पूछ क्या रहा है तुमसे, तुमसे पूछ रहा है घंटा। तो 1 मिनट में कितना, 60 मिनट। तो 6 36, कितना हो गया, 6 हो गया। कितने घंटे, 6 घंटे। यही गेम वहां भी सेट हो जाता है कि 4 मिनट एक रेखा पे सेट करो और आगे बढ़ते तुम चले जाओ। अगला प्रश्न क्या है, जब ग्रीनविच पर मध्याह्न हो, यही प्रश्न है, जहां 0 है उसी का नाम क्या है, वर्ल्ड मैप है। ये ग्रीनविच है जिसको हम 0 कह रहे हैं। ग्रीनविच पे दोपहर हो, कितना बज रहा है, 12 PM बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है। एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साया है, 5 बज रहा है शाम को। यहां क्या बज रहा है, दोपहर 12 बज रहा है। कितना बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है। कहीं दोपहर का शाम का 5 बज रहा है।
अगर अब तुम इसके दाहिने गए, इसके पश्चिम गए, तो 15 रेखा बाद 11 बज रहा है, 15 रेखा गैप कर दोगे 10 बजेगा, 15 रेखा गैप कर दोगे 9 बजेगा। उधर गए तो जैसे यहाँ 12 बज रहा है, 15 रेखा आगे जाओगे 1 बजेगा, 15 रेखा आगे जाओगे 2 बजेगा, 15 रेखा आगे जाओगे 3 बजेगा, 15 रेखा आगे जाओगे 4 बजेगा, 15 रेखा आगे जाओगे 5 बजेगा। 5 1 2 3 4 5 15 बचे 75। किधर? इधर। तुम कहाँ जा रहे हो? इधर। इधर मतलब पूर्व, इधर जाते तो पश्चिम, इधर पीछे ले आते तो 75 अंश पूर्व में। पूर्व लिखा है तो पश्चिम लिखा है, सॉरी पूर्व देखो होगा 75 अंश भाई, 75 अंश पूर्व में, 75 अंश पूर्व हो जाएगा, पश्चिम नहीं। ये समझ में आई बात ना? ऐसे प्रश्न तब आप सेट करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पे बृहद वृत्त का निर्माण करता है? कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर, बात को समझो तुम ध्यान से, ठीक? जैसे एक सेकंड में आपको समझा रहा हूं यार, ग्लोब रखा है, ठीक? बात को थोड़ा तुम समझो, एक सेकंड रुक जाओ। देखो ये काली रेखा से 0 डिग्री तो नहीं है, ग्रीन बीच ये इसके पीछे देखो, तुम्हें मैप में नहीं दिख रही होगी, लाल पतली सी रेखा मैंने खींची है ना, लेकिन जो हम इसको मान लेते हैं, ठीक? इसको मान लिए। क्या कह रहा है ये? बृहद वृत्त का निर्माण। अभी तुम एक बात बताओ, क्या वृत्तवा इधरिया से सीधा चलेगा ऐसे और आगे जाके घूम जाएगा तिरछ? ऐसे वृत्त तो ऐसे होगा ना, ऐसे बराबर वृत्त होगा ना। ये देखो ध्यान समझो, यहां से चले सीधा यहां, फिर यहां से चले सीधा यहां। तो अब इसके डायरेक्ट आगे इस ग्लोब में अगर हमने इसको 0 डिग्री माना है, तो इसके एग्जैक्ट पीछे कौन सी रेखा होगी? 180 डिग्री। कौन सी होगी? 180 डिग्री। वास्तविकता ये होती है कि 180 डिग्री ना तो पूर्व होता है ना तो पश्चिम होता है, ठीक? तो क्या हो जाएगा? बृहद वृत्त का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? बृहद वृत्त का। पृथ्वी के ऐसे करके एक रेखा खींच उठेगी, बृहद वृत्त का निर्माण करेगी। और अक्षांश में सबसे बड़ा वृत्त कौन होगा? 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त हो जाता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य जल संधि, ठीक है, जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तित रेखा के सर्वाधिक निकट है? अगर यहाँ पे मैप मेरे पास होगा वर्ल्ड का तो मैं आपको दिखा दूंगा ये कहाँ की बात कर रहा है बेटा। देखो ये पूरा हमारा मैप है, ये क्या है? मैप है। अब मैप में ध्यान से तुम एक चीज को देखोगे तो यहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका दिख रहा होगा। ये उत्तरी अमेरिका का एक राज्य है अलास्का। ये कौन सी जगह है? अलास्का। ये बड़ा क्वेश्चन में आती है कि अमेरिका का कौन सा राज्य अमेरिका की मुख्य भूमि से नहीं छूटा? तुम बताओ कि अलास्का उसके मुख्य भूमि से नहीं छूटा। क्यों? क्योंकि कनाडा को ही सीमा बनाता है। किसको सीमा बनाता है? कनाडा को, ठीक। अब यहाँ पे आपका साइबेरिया है। ई जोन, ई वाला एरिया कहाँ पे टच कर रहा है? यहाँ पे क्या है? साइबेरिया है। अब इसके ऊपर एक रुक जाओ बता रहा हूं, इसके ऊपर जो पूरा पानी है मेरे भाई, ये वाला पूरा जो पानी है इसके ऊपर, अब इस गोले को ऐसे मोड़ दोगे तो ये आपका आर्कटिक महासागर है। इसके नीचे ये प्रशांत महासागर है। यहाँ पे तो इस प्रशांत महासागर में यहीं पे एक सागर है बेरिंग सागर। यहाँ पे क्या है? बेरिंग सागर। यहाँ पे नीचे एक सागर है बेरिंग सागर और ऊपर एक सागर है चिकुची सागर। कौन सा सागर बेटा? चिकुची सागर। नीचे कौन सागर है? बेरिंग सागर। ऊपर कौन सागर है? चिकुची सागर। इन्हीं दोनों की जल संधि हुई है, जल संधि। अब जल संधि हुई है, इसका नाम क्या है? बेरिंग जल संधि। यही से एक रेखा जाती है अंतरराष्ट्रीय की रेखा जो 180 पूर्व भी कही जाती है। अब इसी यही संधि है। इस संधि ने क्या किया? उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग कर दिया और आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ दिया, ठीक। तो यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर हो जाएगा मेरे भैया, वो कौन सा हो जाएगा? बेरिंग जल संधि। कौन सा हो जाएगा? बेरिंग जल संधि हमारा उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट? अब हम बहुत ज्यादा डीपली क्लास लेना नहीं है। 11 को आपका आलो है, 18 को आपको यूपीपी है। आप वीडियो की स्पीड बढ़ाइए, जल्दी जल्दी सुनते चलिए। बहुत ज्यादा किसी के बहकावे में नहीं आना है। बुक खरीद के ले आए, समझ नहीं आ रही, बहुत टफ क्वेश्चन बना दिया, तुम पागल हो गए, मेरा उत्तर नहीं सही हो, सर अब क्या करें हम? सर किसी के किताब से नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ,
कैसे कितने पुराने जीएस, किस लेवल के जीएस आए, उस लेवल के तैयार कर डालो। जिस लेवल की मैथ आई तैयार कर डालो, उसी पे अपना लगो, उसको लेके चलते हो। ठीक है, बेरिंग यहाँ पे तो हो गया ना हमारा। चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न है भैया, किस जगह का स्थानीय किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है। कितने बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं। जबकि ग्रीनविच में जीरो टाइम पे, जीएमटी पे 3 बज रहा है, 3 बजे प्रातः। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? बहुत सामान्य सी बात फिर वो कर रहा है। एक दिमाग में मैप ड्रा कर लो, बहुत समय मत लगाओ। ये है तुम्हारी 0 डिग्री, जिसका नाम है ग्रीनविच रेखा। क्लियर? अब 0 डिग्री पे कितना बज रहा है? सुबह का 3 बज रहा है, 3 AM हो रहा है बाबू साहब। पूछ क्या रहा है? किस पे 6 बज रहा होगा? किस पे 6 बज रहा होगा? यहां सुबह का 3 बज रहा है, तुम इसके पश्चिम जाओगे तो प्रतिरेखा समय 4 मिनट पीछे होगा, और इधर जाओगे तो समय 4 मिनट प्रतिरेखा आगे होगा। अब पूछ क्या रहा है? 3 बजे भोर का हुआ है, भोर का 6 बजाना है, मतलब बज रहा होगा कहां? समय आगे जा रहा है। 3 यहां बज रहा है, 6 कहां बजेगा? पूरब में बजेगा। तो 3 से 4 15 रेखा, 4 से 5 15 रेखा, 5 से 6 15 रेखा, 45 अंश रेखा हो गई। अब पश्चिम में चले जाओगे। अगर तुम पश्चिम में चले गए भैया तो देखो, अगर तुम पश्चिम में चले गए तो 15 रेखा, फिर पश्चिम में चले गए, फिर 15 रेखा, फिर पश्चिम में चले गए 15 रेखा। पश्चिम में गए तो यहाँ 3 बज रहा है, यहाँ 2 बजेगा, यहाँ 1 बजेगा, यहाँ 3 घंटे बाद 12 बज जाएगा। रात के 12 बज रहा होगा यहाँ पे पश्चिम में। लेकिन यहाँ 3 AM बज रहा है, यहाँ 4 AM बज रहा होगा, यहाँ 5 AM बज रहा है, यहाँ 6 AM बज रहा है। कहाँ? 45 अंश पूर्वी देशांतर पे, 45 अंश पूर्वी देशांतर पे क्या बज रहा है? आपका बज रहा है भैया 6 बज रहा है। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? किस एक के देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है? ठीक, अब भैया भूमध्य रेखा, मेरी बातों को समझना, भारत भूमध्य रेखा से 8 अंश 4 मिनट ऊपर है। भूमध्य रेखा से 8 अंश 4 मिनट नीचे भारत से भूमध्य रेखा है। तो भारत के बगल जो देश होंगे वहां से भूमध्य, अगल बगल के देशों में भूमध्य रेखा नहीं जाएगी। अब यहाँ पे जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया। ठीक, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान या मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया या इंडोनेशिया। तो आपको बताना है कि किस समूह से ये गुजर रहा है। तो बेटा इंडोनेशिया से तो गुजरता है, इंडोनेशिया से तो गुजरता है। इंडोनेशिया के बाद दक्षिण अफ्रीका का कोलंबिया और केन्या, ये वाला जो हमारा समूह है ऑप्शन बी वाला, इससे क्या करता है? कर्क रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है। किससे गुजरती है? विषुवत। यहाँ पे मलेशिया से विषुवत रेखा नहीं गुजरती। किससे नहीं गुजरती? मलेशिया से विषुवत रेखा नहीं गुजरती। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेनेजुएला नहीं हो पाएगा, यहाँ पे सूडान ऊपर निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कोलंबिया, केन्या और इथियोपिया से। आपके लेवल पे इतने डीप प्रश्न नहीं आएगा, आपसे महाद्वीप की बात करेगा तो 3 महाद्वीप से गुजरेगा, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। 3 महाद्वीप से कौन जाता है? भूमध्य रेखा जाती है। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? तीनों रेखाएं एक महाद्वीप में अफ्रीका से गुजरती हैं। और ये बहुत बार आने वाला, बहुत छोटे बहुत बड़े हर एक प्रकार के एग्जामों का प्रश्न है कि तीनों रेखाएं कहां से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है भारत से, मिस्र से, ईरान से, म्यांमार से। तो भारत को, अगर तुम भारत के बाएं हाथ पे सीधा पकड़ के चलोगे तो अफ्रीका का देश मिस्र आएगा, और भारत के दाहिने हाथ पे जाओगे पूर्व की ओर तो म्यांमार आएगा। लेकिन ईरान भारत से ऊपर चला जाएगा, और जो देश ऊपर या नीचे हो जाएगा वहां पे कर्क रेखा नहीं जाएगी। तो यहाँ पे ईरान को तुम टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? क्या कह रहा है कि पृथ्वी के गति के कथन सत्य है। ठीक,
पृथ्वी ने अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने के कारण मौसम परिवर्तन होता है। बिल्कुल गलत। घूर्णन के कारण मौसम कभी नहीं बदलेगा। घूर्णन के कारण सिर्फ दिन रात तो होगा, ठीक, दिन रात होगा। मौसम दिन रात छोटा बड़ा ये सारी परिवर्तन परिक्रमण के कारण होते हैं। ये कसको क्या करो तुम, गलत काटो। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पे दिन, भैया चारों ओर मतलब परिक्रमण, ये दोनों गलत है। ऑप्शन देखो कहीं होगा, एक बार दो, दोनों गलत। ऑप्शन सी दोनों गलत है, ठीक। इसको बहुत बार समझा चुका हूं तो यहां पर तो जल्दी लिया जाए तो समय हो रहा है, ठीक। मकर रेखा नहीं गुजरती है। अब यहाँ पे लगभग जो आपको देश दिख रहे होंगे, कहाँ के दिख रहे हैं, देश सारे के सारे दिख रहे हैं आपको दक्षिणी अमेरिका के, जिसमें बोलीविया ऊपर है और सारे एक साइड में मिल जाएंगे। तो भैया ब्राजील को भी छुएगी, पराग्वे को छुएगी, लेकिन बोलीविया ऊपर है, ठीक है, इसलिए बोलीविया इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और तीनों अगर आप मैप बगल लिए हो देख लेंगे, इन तीनों से निकल रही रेखा, लेकिन बोलीविया से रेखा नहीं जाएगी। बार बार हम मैप दिखाते चलेंगे, बहुत समय लग जाएगा, बोरिंग हो जाएगी क्लास। अगला प्रश्न है देशों पे विचार कीजिए। क्या पूछ रहा है, किन दो देशों से होके मकर रेखा गुजरती है। किन देशों से होके, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, नामीबिया से भी गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है, चिली से भी गुजरती है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। उत्तरी अमेरिका का देश, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का देश, ये आपको ध्यान रखना है, यही आपको बांट के समझना रहेगा। अगला प्रश्न क्या है, किस तिथि को दिन व रात बराबर होते हैं। इसी को कल तुमको समझाया था, विषुव। और विषुव की 2 तिथि होती है, यहाँ पे विषुव की 2 तिथि होती है, 23 सितंबर और 21 मार्च। तो यहाँ पे क्या डेट दिया है देख लो, मार्च है नहीं, एक ही डेट दिया है 23 सितंबर। तो ठीक, क्या दे दोगे तुम, 23 सितंबर दे दोगे। अगला प्रश्न, क्यों होता है, पूछेगा बराबर, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे पड़ती है तो पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है, लंबवत किरणें, ठीक। वर्ष भर रात दिन कहाँ बराबर होते हैं, भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे झुकाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो बीच में होने के कारण वहां दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, जब उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पे कब होता है। भैया उत्तरी गोलार्ध, ये आपका इसके नीचे दक्षिणी, इसके नीचे ऊपरी उत्तरी, ये क्या है 23.5 पे सूर्य की किरण पड़ती है 21 जून को। अब यहाँ पे जून, मामला क्या दिया, जुलाई, गलत का तो जुलाई, जून पखवाड़ा, दूसरा 15 दिन का पखवाड़ा होता है, जो 21 जून दूसरे पखवाड़े में आएगा। अगर डेट रहती तुम डाल देते 21 जून को, कब डाल देते 21 जून को डाल के आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न बेटा, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। अब अगर हम बात करें वर्ष के बड़े दिन की, तो ये पूछ रहा है ऐनाथ। क्या पूछ रहा है, ऐनाथ। 2 गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जो ऐनाथ होता है वो होता है 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में जो ऐनाथ होता है वो होता है 22 दिसंबर को। दोनों डेट इसमें है क्या, 21 जून और 22 दिसंबर। तो अब इसमें अगर हम उत्तर में रहते हैं, हमारा घर उत्तरी गोलार्ध में है, तो हम अपने वाले को उत्तर मार देंगे, किसको, बी को। वैसे प्रश्न उस समय का था जब इसको बाहर कर लिया गया था एमपीपीसीएससी, इसका उत्तर सबको मिला था। जो इसको दोनों में किसी को टिक मारे थे, उत्तर मिला था, लेकिन हम लोग जहां तक इसको प्रेफर करेंगे, आप बी को उत्तर मार के आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है ग्रीष्म ऐनाथ पर। अब यार तुम उत्तर में हो, ग्रीष्म का मतलब गर्मी होता है, हमारे यहाँ 21 जून को होती है, तो आप क्या कर देंगे 21 जून लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, अगला प्रश्न है बेटा कि डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले का है। 5 करोड़ वर्ष पहले, 40 करोड़ वर्ष पहले, 18 करोड़ वर्ष पूर्व या 80 करोड़ वर्ष पूर्व। तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा 18 करोड़ वर्ष पूर्व का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 18 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, डायनासोर का काल हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है बेटा, नीचे की 3 महाद्वीप, नीचे की दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और भारत के नीचे एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है।
ऊपर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और यूरेशिया और एशिया रूप, पूरा ये हिमालय के ऊपर का पूरा पामीर के पठार और हिमालय की जो ग्रंथियां इसके ऊपर का एशिया, ये तीनों कहाँ का है, किसका पार्ट है, अंगारा का। ऊपर अंगारा भूमि का पार्ट है और नीचे गोंडवाना का। इसने कहा क्या, गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, तो गोंडवाना लैंड का भाग कौन नहीं, उत्तरी अमेरिका। यहाँ पे ऑप्शन टिक कर दोगे, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर मूलतः एक विशाल भूखंड था जब, अब यहाँ पे बात समझो, जो तुम पढ़ रहे हो अंगारा और जो तुम पढ़ रहे हो गोंडवाना, एक समय पहले ये दोनों आपस में एक था, एक ही महाद्वीप थी जिसे कहा जाता था पैंजिया। क्या कहा जाता था, पैंजिया कहा जाता था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, एक ही विशाल भूखंड था जिसे हम पैंजिया कहते थे, जो विवर्तनिक घटनाओं के कारण टूट के क्या हो गया बेटा, निकल गया। निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल का रूप है, निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल का रूप है, ज्वालामुखी शंकु, अवशिष्ट पर्वत, अपरदनात्मक जलप्रपात या मोनाडाना। तो यहाँ पे ज्वालामुखी जो शंख है बेटा, यह एक मूल स्थल का रूप होता है और सबके क्या होते, रूप परिवर्तित होते रहते हैं। अगला क्या है, अगला है ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। अब आपको बता दें कि ज्वालामुखी पृथ्वी के किस, जैसे पृथ्वी का अगर आप आंतरिक परत बेटा पढ़े होंगे तो ये आपकी पृथ्वी की आंतरिक परत है, भूपपड़ी, ठीक, ये तीनों परत हो जाएंगी आपकी। और इन तीनों परतों में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से मेटल के ऊपरी भाग से हमारा क्या निकलता है, मेटल के ऊपरी भाग से हमारा निकलता है ज्वालामुखी, ठीक, यही से निकलता है हमारा ज्वालामुखी निकलता है। अब इसमें जब ये ज्वालामुखी ऊपर, इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है और ताप ज्यादा होने का भूपपड़ी की जो जमीन होती है वो नमीदार होती है, लाइन क्या होती है, बहुत नमीदार होती है। तो सबसे ज्यादा क्या निकलती है, जल वाष्प निकलती है। क्या निकलती, जल वाष्प। जैसे तुम एक तावा अपने घर पे रोटी बनाते हो, गर्म तावा को जब पानी उस पर फेंक के छिट्टा मारते हो, सबसे ज्यादा क्या निकलेगा, जलवाष्प। या हीटर को भीगे कपड़े, प्रेस को जब भीगे कपड़े पे रखते हो कि जलवाष्प निकलता है, बाद में जलना शुरू होगा, पहले क्या होगा, सूखेगा, सबसे ज्यादा क्या निकलता है, जलवाष्प। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी सबसे बड़ी गैस कौन सी निकलती है, धुआं निकलता है। और सबसे ज्यादा क्या निकलेगा, जल वाष्प निकलेगा, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, अफ्रीका का या बताओ माउंट किलिमंजारो या कोटोपैक्सी। यहाँ पे जब से ऊंचाई का ताज नहीं मिलेगा, इन दोनों में तुमको कमेंट कर देना है कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, माउंट किलिमंजारो या माउंट कोटोपैक्सी। तो बेटा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है, माउंट कोटोपैक्सी है। ज्वालामुखी पर्वत का मतलब ज्वालामुखियों के निकलते हुए मैग्मा जमते चले गए और एक पर्वत का उसने रूप ले लिया। सबसे ऊंचा किलिमंजारो भी अफ्रीका का सबसे ऊंचा है, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा है, माउंट कोटोपैक्सी है। माउंट एटना क्या है, एक पर्वत, एक ज्वालामुखी पर्वत शिखर या पठार। तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। क्या हो जाएगा बेटा, माउंट एटना एक ज्वालामुखी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लाओ कहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी है, अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका का, या अमेरिका का एक देश है हवाई द्वीप, जो प्रशांत महासागर में, अमेरिका के मैप में दाहिने साइड देखेंगे हवाई द्वीप लिखा होगा। तो मोना लाओ हवाई द्वीप का क्या है, हवाई द्वीप का क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी होंगे, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, एकाकागुआ नहीं, कोटोपैक्सी हाँ है, माउंट एटना भी है और फ्यूजीयामा भी जापान का है। तो ये तीन, ये सुषुप्त ज्वालामुखी में चला जाएगा। तो एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, गलत कर दो, 3 4 क्या कर दोगे, डी वाले ऑप्शन को तुम सही मार दोगे, कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजीयामा तुम्हारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी है। क्रियाशील का मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है, तुमको ये बताना है। एकाकागुआ है नहीं, विसुबियस है नहीं, एटना और क्या हो जाएगा, पहला कौन सा हो जाएगा, एटना हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, ये सब किलिमंजारो की विसुबियस। अभी आपको बताना है विसुबियस है या नहीं, कि माउंट किलिमंजारो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, एटना और विसुबियस है, 2 और
4, 2 और 4 क्या हो जाएगा? क्लियर, ऑप्शन डी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्ट्राम्बोली है एक प्रसुप्त, जागृत, निर्वात या उपयुक्त में से कोई नहीं। स्ट्राम्बोली एक जागृत ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली एक जागृत ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूची को सूची 1, 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ज्वालामुखी और देश। सबनकाया नहीं पता, पता ही नहीं था, छोड़ो हटाओ। माउंट एटना, अब अगर तुम्हें माउंट एटना पता है तो बताओ कि माउंट एटना कहाँ होगा। सर इटली होगा माउंट एटना, बिना कुछ पूछे बता दिए। अब इटली होगा तो बी में क्या लगा दिए? 1 लगा दिए इटली। अब बी में एक जगह यहाँ पे है, एक जगह यहाँ पे है, मतलब बी वाला ऑप्शन गलत, सी वाला गलत, ए और डी गलत, ए सी सही हो सकता है। अब क्या कोलिमा या मेरापी या सबनकाया, कोई अगर आपको आता है तब तो आप उत्तर लगाएंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो आप उत्तर नहीं लगा पाएंगे। नहीं आता क्या उत्तर नहीं लगा पाएंगे। क्लियर हो गया ना? अब मेरापी बेटा इंडोनेशिया का है। मेरापी कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। अब देखो एक और आ गया, अगर आ गया तो यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है, ये 3 का मिलान सही हो तो आप सी क्या कर देंगे? सही कर देंगे। अब आप देखिए 1 का 2, सबन का या पेरू का हो जाएगा, और सी का 4, और कोलिमा मैक्सिको का हो जाएगा, मेरापी इंडोनेशिया का हो जाएगा, माउंट एटना इटली हमें पहले से पता था। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या सही है? इनमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है। 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है, सही, जिसमें से 6,000 पे कुछ लोग निवास करते हैं। ठीक है, इनमें 150 से अधिक, ये इतना ज्यादा नहीं है। ठीक, तो बी वाला गलत हो जाएगा, केवल 1 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, फिर वही है। ठीक, माउंट रेनियर, माउंट एटना भी थोड़ी देर पहले तुमने 1 में ले आके रखा था। अब यहाँ भी वही कंडीशन फंसी, 2 जगह 1 है, इसको गलत काटो, इसको गलत काटो, 2 जगह 1 तुमने लगा दिया। अब तुम देखो माउंट एपो, माउंट रेनर या माउंट पुटिन, तुम्हें अगर कोई आ रहा है तो देखो, नहीं तो क्या नहीं आ रहा है कि आ रहा है। अब माउंट रेनियर जो है बेटा, ये अमेरिका का है। रेनियर का क्या आता है ना, माउंट रेनर लिखा है, रेनियर आता है, यूएसए का है। तो अब ए का 4 है, यहाँ पे ए में 2 दिया है, यहाँ पे ए में 4 दिया है, तुम बी में टिक करो। अब बी का 1 तो तुमने लगा ही लिया है। सी बचा कौन सा? माउंट कोटिन, 2 मिनट लग गया, और माउंट एपो 3 मिनट लग गया। आपका ऑप्शन क्लियर हो गया, ऑप्शन बी वाला। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है, भूकंप के तरंग किन तरंगों का अनुभव होता है? पी प्राथमिक, सेकेंडरी और लव, PSL तरंगों का अनुभव होता है। ये सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? रिंग ऑफ फायर का संबंध है। अब जब आप अपने मैप को देखोगे बेटा, बहुत ध्यान से मैप को देखो, दिख रहा है, ये आपका एशिया है, एशिया के बगल प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया के बगल प्रशांत महासागर, ठीक, उत्तरी अमेरिका के बगल प्रशांत महासागर, दक्षिणी अमेरिका के बगल। तो ये देखो एक रिंग बन रहा है, ये देखो ना, ये क्या बन रहा है? ये एक रिंग बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ये रिंग प्रशांत महासागर के चारों किनारों पे, चारों माध्यम किनारों क्या बन रहा है? रिंग बन रहा है। इसे ही कहते हैं रिंग ऑफ फायर। अब रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? रिंग ऑफ फायर के चारों तरफ भूकंप बहुत ज्यादा आता है, सही बात है, बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी भी वही सबसे ज्यादा होता है, 70% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर पे है। और ये प्रशांत महासागर के क्या है? बगल की पेटी है। क्या है? पेटी है। जंगल की आग गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 ऑप्शन इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने का उपयोग नापने के लिए होता है भूकंप। रिएक्टर पैमाने का प्रयोग भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। मर्केली पैमाना, रॉसेल पैमाना या रिएक्टर पैमाना, तीनों पे भूकंप नापने का काम किया गया है। अब वर्तमान में रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है बेटा? निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा संबंधित है? सुनामी जो शब्द था वो जापानी भाषा का शब्द था। ठीक है, सुनामी आपको पता होगा कि भारत में आने वाला एक समुद्री तूफान था। समुद्र के अंदर या सागरों के अंदर क्या होता है? जब भूकंप आता है उसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है बेटा? अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह स्थान जो भूकंपी तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है कहलाता है केंद्र, अधिकेंद्र, सिस्मोसाइट या अधिकेंद्र वह स्थान है जो सबसे पहले भूकंपी तरंगों को अनुभव करेगा। बेटा इसी के साथ मेरी ये क्लास समाप्त हुई। अब बहुत जल्द आपको फिर अगली क्लास, प्रत्येक दिन वही 8, 8:30 का टाइम आपको मिलता रहेगा।
अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 18 तारीख यूपीपी और 11 तारीख को किसका पेपर है? आपका आरओ का। करंट सुबह 7 बजे या 8 बजे मैं खुद लेके आऊंगा। देखो यार, मैं भौकाल बनाने विश्वास नहीं रखता कि तुम रोज करंट पर रोज पढ़ोगे, रोज भूलते जाओगे 6 महीने बाद। लास्ट का 10 दिन का फाइट करना है। एक घंटे का करंट ले आऊंगा और व्यवस्थित समाप्त कर दूंगा। पेपर पक्का फंसेगा, उसी विश्वास के साथ पढ़ते रहिए जिस विश्वास के साथ आप हमसे जुड़े हुए हैं, राजीव सर के उसी नाम के साथ। धन्यवाद।